ज्वेलरी देखो पहननी है हर किसी को। आप अपनी वाइफ को है उसको बाहर देख के खुश नहीं होगी, उसको ज्वेलरी दोगे उसको अच्छा तभी लगेगा। मेरे यहाँ पहले भी गेस्ट आए जिनसे मैंने ये 0 मेकिंग चार्ज, ये 3% मेकिंग चार्ज, ये 4%, ये सब के बड़े फंडे देखे और बहुत एड्स देखी है। अब हर किसी को फैलावट चाहिए। अब फैलावट में क्या है, वो भूल जाता है कि वो गलत चीज ले रहा है उस चक्कर में। अभी बताओ 150 ग्राम का सेट आपको 5 लाख में कैसे मिल जाएगा? देखो पोल की आप संधि विच्छेद करिए, पोल की पोल है उसमें। अब गोल्ड 2 लाख जाएगा या नहीं जाएगा? आप अगर 1-2 साल कह रहे हैं तो 100% पहुंचेगा। आप मुझे पूछो 2 महीने में, तो ये तो किसी को पता ही नहीं है। डायमंड इज डेड नाउ, तो इस पे आपका क्या थॉट है? सॉलिटेयर्स में ना करेक्शन आई है बहुत अच्छी, और ये मैं कहूंगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहता हूँ, ये सॉलिटेयर्स लेने का टाइम है। आपको सिर्फ 4 C's की ध्यान रखना है: कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट्स। पर कहते हैं ज्वेलर पे विश्वास नहीं कर सकते। आपने लिया हुआ 30 साल पहले का, वो कहता ना भैया मैंने तो प्योर लिया हुआ है, मेरे पास तो प्योर है, पुराने जमाने का है। जब हम आज टेस्टिंग कराते हैं ना, उसकी 70% प्योरिटी, 65% प्योरिटी, 60% प्योरिटी बैठती है। अब ये जैसे 9 कैरेट ट्रेंड आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्या ये सब चीजें करना ठीक है? हमारे यहाँ 9 कैरेट अब आया है, यूएसए में 9 कैरेट काफी सालों से चलता आ रहा है। तो क्या ईटीएफ्स का भी आप ऐसे एक आपको लगता है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल? अभी पीछे यही हुआ, मिसमैनेजमेंट ये हुई जब चांदी में 25-25 हजार रुपए प्रीमियम आ गया था। आपको पता होगा, चांदी के लिए लाइन लग गई, सब कह रहे थे कि ईवी में लगेगी, इसमें लगेगी, ईवी लगेगी। अब 4 लाख से 2 लाख कुछ आ गई है। अब सब कह रहे हैं कि सिर्फ काजू कतली में लगेगी। कितना सेफ हो जाता है फिजिकल गोल्ड इतना लेके फिर लॉकर में रखना? अगर ऐसा इंस्टेंस भी हो सके कि यार बैंक में से ही निकल जाए अंदर अंदर से ही कुछ ना कुछ, और ये पता भी ना चले कस्टमर को। मैं जहां भी जाती हूँ मैंने लोगों को देखा है कि मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, मैम आप इतने गेस्ट से मिलते हो, गोल्ड का क्या होने वाला है? स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है? क्या हम अभी भी गोल्ड ले सकते हैं? जितने मर्जी पॉडकास्ट फाइनेंस या एसेट क्लासेस पे कर लो, मुझे लगता है लोगों के सवाल खत्म नहीं होते। तो आज हम इसी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ज्वेलरी को आप कैसे अब खरीद सकते हो जब प्राइस इतना बढ़ चुका है। क्या चीजें आपको देखनी चाहिए? गोल्ड कितना बढ़ेगा घटेगा, हमारा फेवरेट क्वेश्चन हम पूछेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से, जो खुद ज्वेलरी बिजनेस में 15 साल से ज्यादा उनके एक्चुअली जनरेशनल काम है। तो उनके फादर एंड ग्रैंडफादर तो थे ही, पर वो खुद भी इस बिजनेस में 15 साल से ज्यादा है और पंक डायमंड्स के नाम से इन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट ईशू खंडेलवाल जी से। ईशू, थैंक यू सो मच, आप आए समझे क्या में। आप आए हो लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक पे बात करने, जो जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो पहले तो मुझे बताओ कि क्या कुछ बदला है जब शॉप में कस्टमर एंटर करता है? क्योंकि हर जगह गोल्ड के प्राइस तो बढ़ ही गए हैं, श्योर डायमंड के शायद घट गए हैं, बट जब बंदा शॉप में आता है लेने के लिए तो वो क्या अब देखता है, कैसे पूछता है आपसे सवाल के कितना ग्राम चाहिए, कैसा वो चाहिए, कैसी लुक होनी चाहिए? इस वक्त ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही गोल्ड सिल्वर है। हाँ। आप कपड़े वाले कह लो, सरिये वाले कह लो, बिजली, मतलब कोई भी बंदा होगा ना, इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक उसके लिए गोल्ड ही है। अब इस वक्त कस्टमर भी हमारी शॉप पे आता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है 2 साल पहले की, कि यार मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए ना इतने में इतना चढ़ाया था, अब इतना प्राइस बढ़ चुका है कि वो 50% वेट भी नहीं आ पा रहा है। अब उसके लिए एक इमोशनल लेवल पे बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर उसने बड़ी बेटी के जाए तो उसका मन है कि छोटी बेटी के लिए भी उतना ही हो, मगर वो चीजें हो नहीं पा रही हैं क्योंकि गोल्ड रेट इतना बढ़ चुका है। अब वो क्या हो रहा है, जो 22 कैरेट में लिया था अब वो 18 कैरेट में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो 18 वाली चीजें थी वो 14 में आ गई हैं। तो उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, थोड़ा वेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मगर एक इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है। गोल्ड ज्वेलरी कभी भी इंडिया में मुझे नहीं लगता बिकनी बंद होगी, वो बढ़ेगी। आप समझिए 70,000 में जो रश था उससे ज्यादा रश 1,40,000, 1,50,000 में ही है, क्योंकि लोगों का फेथ भी बढ़ रहा है। आप ये समझिए, आप कोई चीज आपके फादर ने 10,000 रुपए में ली हुई है, आज वो 1.5 लाख में है, तो उसका फेथ बढ़ा ही है। और आपको भी लगता है आज आप 1.5 लाख में ले लो तो आपके बच्चे वो 4 लाख 5 लाख में लेंगे। मैं ये आपको कहना चाहती थी कि आज जब रेट मेरी शादी पे शायद 40,000 था, आज 1.5 लाख हो रहा है, तब भी दुकानें भरी हुई हैं, तब भी लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड से वो वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू कभी भी खत्म होने वाली है।
बट क्या लोग अभी भी गोल्ड को एज एन इमोशनल परचेज ही देखते हैं या इन्वेस्टमेंट परचेज अब ज्यादा देखने लग गए हैं? देखो ये ना दो चीजें अलग अलग हैं। Okay. इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, तो गो फॉर, मतलब आप गोल्ड कॉइन्स लीजिए, बार लीजिए, ईटीएफ लीजिए, डिजिटल गोल्ड लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर आपको पहनना भी है और इन्वेस्टमेंट भी करना है, सिर्फ दुनिया में एक ही चीज ऐसी है, आप वॉचेस हटा दीजिए, वो अलग सेगमेंट हो जाएगा, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और आप दिखावा भी कर रहे हैं, इमोशन भी है, सब चीजें हैं। मगर आप उसको मिक्स मत करिए। आप ये सोचिए मैंने ज्वेलरी ले लिया, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। जब आप उसको बेचने जाएंगे आपकी मेकिंग तो कम होगी ना, बशर्ता आपका गोल्ड रेट बढ़ गया तो वो मेकिंग खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी, मगर आप उसको बिल्कुल अलग रखिए। आप ये समझे, कई लोग कहते हैं भैया इन्वेस्टमेंट के, मैंने कहा भैया इन्वेस्टमेंट लेना है तो मुझे ले लो। तो कई लोग कहते हैं भैया ये ज्वेलरी है, भैया पहनना ही, पहनोगे थोड़ी आप गोल्ड का बार को, आप ज्वेलरी तो पहनोगे, उसमें मेकिंग खर्च करनी ही पड़ेगी आपको। आप उसको अलग अलग रखिए, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप कभी बेचने जाएंगे ना, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यार मेरी मेकिंग खत्म हो गई। अगर आपको मेकिंग वाला सवाल लेना ही नहीं है अपनी जिंदगी में, तो आप सिर्फ उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करिए। आप ज्वेलरी देखो पहननी है हर किसी को, आप अपनी वाइफ को है उसको बाहर देख के खुश नहीं होगी, उसको ज्वेलरी दोगे उसको अच्छा तभी लगेगा। आप कितने उसको कॉइन लेके रख दो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको रिंग्स ब्रेसलेट को भी देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, वाइफ भी खुश, आप सब चीजें आपकी सही चल रही है। तो आप कह रहे हो मोटा, आप ये समझ के चलो आप क्यों खरीदना चाहते हो। अब अगर आप वाइफ को दे रहे हो तो आप उसको सिक्का नहीं दे सकते पहनने को, गले में चेन में गोल्ड का बार थोड़ी लगा के घूमेगी। पर एक बात बताओ आप मुझे, आप यहाँ मेकिंग की बात कर रहे हो, मैंने मेरे यहाँ पहले भी गेस्ट आए जिनसे मैंने ये 0 मेकिंग चार्ज, ये 3% मेकिंग चार्ज, ये 4%, ये सब के बड़े फंडे देखे और बहुत एड्स देखी है। ये अब क्या ज्वेलर्स को समझ नहीं आता कि कस्टमर समझ रहा है यार ये चीज नहीं होती है, या ये जो आप मार्केटिंग गिमिक कर रहे हो ये नहीं चलने वाला है? देखिए क्या है, 0%, पहले 0% में आते हैं। 0% आप खुद समझिए, कोई चीज आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड मशीन है, आपने गोल्ड डाला नीचे ज्वेलरी निकल गई, ऐसा हो सकता है 0%? मतलब कैसे हो सकता है? आप कॉइन भी एमएमटीसी का लेंगे ना, सिर्फ उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें भी मेकिंग लगती है। तो ज्वेलरी में ये ट्रैप है आपका। समझो डायमंड ज्वेलरी में कहते हैं 0% मेकिंग चार्जेस, भैया वो डायमंड रेट पे बढ़ा देगा, वो 20-25 हजार कैरेट आपको 40 हजार रुपए कैरेट देगा, आप खुश हो गए मैं तो 0% में ले आया। भैया कान तो यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, कान कहीं से पकड़ो। अब पोल की ज्वेलरी आजकल बहुत चल रहा है, 0% मेकिंग हो। आप पोल की ज्वेलरी में गारंटी कह रहा हूं, जो थापा पोल की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन पोल की, जो थापा पोल की होती है जिसे हम टांके वाली ज्वेलरी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो क्या है आजकल कॉपर की बन रही है। अच्छा, हाँ, वो क्या है आजकल आप ऐड देख रहे होंगे, बाय 2 गेट 2, बाय 1 गेट 1, 50% ऑफ। एग्जैक्टली। ये मतलब कस्टमर समझ ही नहीं रहा ये कैसे हो सकता है। भाई आप गोल्ड ले रहे हो, एक के साथ एक फ्री कैसे मिल जाएगी? पालिका में थोड़ी शॉपिंग कर रहे हो आप खुद समझिए, एक के साथ एक कैसे फ्री मिल जाएगी? आप इंस्टाग्राम खोलिए, बाय 2 गेट 2, ये सब पोल की बोल रहे हैं। और वो कस्टमर आके, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा जी, कहते हैं जी सही है बायबैक ले रहा है। मैंने कहा बायबैक ले रहा है मतलब मैं आपको 1 लाख की चीज 5 लाख में बेच दूं और बोलूं 30% में बायबैक है, 1.5 लाख मेरे कट के मिल गए। और आने कितने 100 में से 5 ग्राहक उसको पता है, उसने तो कमा लिया। आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं बायबैक, आप वो नहीं देख रहे वो 1 लाख का सोना नहीं निकलेगा 5 लाख के सेट में, मेरी गारंटी है थापा पोल्की में। मगर चल रहा है क्योंकि क्या है, अब ना रेंज, अब हर किसी को फैलावट चाहिए। अब फैलावट में क्या है, वो भूल जाता है कि वो गलत चीज ले रहा है। उस चक्कर में कॉपर की चीज तुम सोना बोल के ले रहे हो और 5 लाख के तुम कह रहे हो भैया फिलावट है 20 लाख में मिलता है ऐसा सेट तो सोने में। अभी बताओ 150 ग्राम का सेट आपको 5 लाख में कैसे मिल जाएगा? आप उसको ग्रॉस वेट करोगे 150 ग्राम का है, अब वो 5 लाख में 4 लाख में कैसे मिल जाएगा? वो मिल ही नहीं सकता। 0% इज अ ट्रैप, वो 100% ट्रैप है। आप खुद समझिए कैसे हो सकता है 0%? हो ही नहीं सकता। और बात रही 3, 4, 5% की, क्या होता है हर डिजाइन पे ना वैरी, मैं ये नहीं कह रहा जो 3, 4, 5% में बेच रहे हैं वो गलत बेच रहे हैं, HUID बेच रहे हैं। आप जब भी देखिए, आप कस्टमर्स बिल्कुल सावधान होकर, जब भी उस पर HUID नंबर कोड होता है, आप अपने BIS केयर ऐप पे जाइए और उसको आप खुद HUID नंबर डालिए। HUID नंबर डाल के ना आपको सब पता चल जाएगा 14 है 18 है 22 है। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम गवर्नमेंट ने कर दिया है। और 3, 4, 5% जो मैं बात कर रहा था उसमें क्या है, डिजाइन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप प्लेन चेन ले लेंगे ना, जैसे प्लेन चेन होती है वो 4%, 5% कड़े हो गए प्लेन, उसमें मेकिंग बहुत कम लगती है। और ये कई लोग क्या करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो जैसे आपको 22 कैरेट का रेट बताएंगे, वो विद GST बताएंगे, ठीक है, विद GST आपसे रेट ले लिया, 22 कैरेट का रेट कर लिया, 3% आपको मेकिंग लगा दी, उसके बाद मेकिंग
के बाद आपको जीएसटी और लगा देंगे। अच्छा, आपने तो सोचा मैंने तो जीएसटी नॉर्मल एक बार दिया है, आपको ये नहीं पता कि आपका जो 22 कैरेट का रेट था उसमें ऑलरेडी जीएसटी जुड़ा हुआ था। 3% वहां से कमाया, 3% मेकिंग में, आप तो खुश हो गए मैं 3% लेके आई हूं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग बोल दीजिए, गलत नहीं है, मार्केटिंग तरीके से कर रहे हैं, कोई किस तरह से करिए। पर ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि यार उसने जीएसटी जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? मतलब वो तो एक हमें तो एक कंसोलिडेटेड रेट बता देते हैं या क्या होता है, तो हाउ डज कस्टमर नो कि यार ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप बता सकते हो कि कस्टमर को ध्यान में रखने चाहिए? देखो गोल्ड रेट ना एक्चुअली एमसीएक्स होता है, राइट, आप कस्टमर सोचता है मुझे एमसीएक्स या गूगल सर्च करके आता उसी पे मिल जाएगा। राइट, आपको उस पे नहीं मिल सकता, वो किसी दुकानदार की गलती नहीं है। आपको गोल्ड उस पे नहीं मिल सकता। गोल्ड हमेशा मिलता है जो वायदा, मतलब आप फिजिकल लेने जाते हैं जब मार्केट में प्रीमियम होता है, कभी डिस्काउंट होता है, उस रेट पे मिलता है आपको। ज्यादा ये एक आईबीजीए साइट है, आईबीजे इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन, मतलब मैं शायद फुल फॉर्म गलत बोल रहा हूँ मगर आईबीजे साइट है, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें 22 कैरेट का रेट भी होगा, 18 कैरेट का रेट भी होगा, Okay. और 19-20 कर लीजिए। ठीक है। और जितनी भी ब्रांडेड होंगी ना, जैसे आप तनेश वगैरह, उनके 22 कैरेट मेकिंग उनकी चलो आप छोड़ दो 30-40% होती है, मगर आप एक रेफरेंस के लिए उनसे 18-22 कैरेट का रेट देख सकते हैं। वो विदाउट जीएसटी लगाते हैं, वो उस चीज में प्ले नहीं करेंगे, वो तो खुल के आपसे 40% मेकिंग ले लेंगे। वो गलत गेम नहीं खेलेंगे, उनको जब मिल ही रही है 40% तो वो 3% गलत तरीके से नहीं कमाएंगे। आप उन तरीके से भी देख सकते हैं गोल्ड का रेट। गॉट इट। एक चीज आप मुझे बताओ, जैसे अभी आपने पोल्की की बात की, आई एम ग्लैड आपने पोल्की का वो उठाया। आजकल हेरिटेज ज्वेलरी बोल के पोल्की को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पर बहुत टाइम से जैसे हमारे पेरेंट्स हमको बताते थे कि यार पोल्की में कोई वैल्यू नहीं है, मत लो, एंड बट सडनली पोल्की का ट्रेंड वापस आया है। इज इट ओनली बिकॉज के जैसे आपने जो तरीके बताए कि उससे पोल्की मोर अफोर्डेबल लगने लग गई है और लोग उसमें थोड़ा हेरिटेज टच देते हैं तो इसलिए खरीदना चाहते हैं, एंड गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये चीज पूरी वापस घूम कर आ गई है? बिल्कुल सही बात बोली आपने। पोल्की में क्या हो रहा है, जब क्लोज पोल्की है ना तो उसमें फैलावट बहुत अच्छी आ जाती है। अब आपको, जैसे आपको पता है मेरी इमेज है, मैं कभी इतने हल्के सेट पहनती नहीं। अब मुझे लेना भी है और मेरी जेब में है ही 4-5 लाख रुपए इस वक्त, और फंक्शन में भी जाना है, और आप 4-5 लाख रुपए में इज लाइक आप कितने ग्राम का सोना आएगा? 25 ग्राम का सोना, 25-30 ग्राम का सोना आएगा। तो 30 ग्राम सोना तो बहुत पतला आएगा, और 5 लाख के पोल्की के सेट में आपको इतनी फिलावट मिल जाएगी, तो आप क्यों नहीं लोगे? आपको ये नहीं पता वो 1-1.5 लाख का ही है। हाँ। सोना लाख रुपए का भी नहीं निकलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थापा पोल्की जिसके पीछे मीना होता है, टेस्ट नहीं कर सकते, पूरा मीना होता है। वो इसलिए मीना करा जाता है कि अब टेस्टिंग करना आसान ना हो। मैं आपको पूछने वाली थी कि इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, नहीं, टेस्ट करने में आप साइड का वो तो 14 कैरेट करके रखते हैं, 18 कैरेट करके रखते हैं, ट्रू है ना, वो सोना ही 2-4-5 ग्राम का, उसी के पैसे हैं जो मैं बता रहा हूँ, लाख रुपए। आप उसमें फंस जाओगे टेस्ट पे, तो वो हॉलमार्क भी करके दे देगा आपको साइड का, मगर आप जब गलाओगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, जब गलाओगे तो आपका सोना निकलेगा ही कुछ। और लोग गलाते तो होंगे नहीं। कोई नहीं गलाता जी, ये सब बोलने वाली बात है, कोई नहीं गलाता। और वो सिर्फ कहेगा ज्यादा बात है, दुकानदार कहेगा, उसके पास जाओगे, भैया है नहीं, वो कहेगा भैया 30% काट के वापसी तो है, वही 5 लाख का लिया था, आप 3.5 लाख रुपए ले जाओ मेरे से, आप खुश हो जाओगे। उसने लाख की चीज चलो तब भी 1.5 लाख की हो गई, उसकी सामान भी उसके पास ही है। ट्रू। तो पोल्की में यही है कि आप देखो, पोल्की बड़े, आप जो आपके बात कह रहा हूं मैं, जो आप कह रहे थे ना, बड़े लोग, पहले के लोग पोल्की मना करते थे, देखो पोल्की की आप संधि विच्छेद करिए, पोल की, पोल है उसमें, उसमें पोल है, तो इसलिए पोल की है। पहली बार किसी ने इसका ऐसे तो वो किया। पोल की का यही मतलब मैं भी बेचता हूँ पोल की, ऐसा नहीं है, कस्टमर जो मांगेगा हम भी बेचते हैं, मगर बंद पोल की जो होती है हमारा, जो उसमें थापा पोल की होती है, जो कॉपर वाली है, वो नहीं बेचते हैं हम लोग। ओपन या सेमी ओपन आती है डायमंड्स के साथ, वो बेचते हैं। सेमी ओपन में भी, उसमें जैसे ओपन तो पूरा खाली होता है, सेमी ओपन में थोड़ा सा खाली होता है, वो भी सही है, वो 14 कैरेट होती है उसमें, मगर आपको वैल्यू मिल रही है, इसमें आपको वैल्यू नहीं मिल रही। आप बाय 1 गेट 1 के ट्रैप में बिल्कुल मत आइए इस चीज। अच्छा, मुझे गोल्ड का बताओ, अब गोल्ड 2 लाख जाएगा या नहीं जाएगा? क्या मार्केट में आपके अभी खबर चल रही है? देखो, ये पता होता ना मेरे को तो मैं ज्वेलरी का काम नहीं कर रहा होता, और मैं सिर्फ गोल्ड में, ये सब चीजों में लगा होता। ये किसी को भी नहीं पता। आप अगर ये मेन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मैं उससे ये पूछता हूँ कस्टमर से कि आप कितने महीने के लिए सोच रहे हैं? आप मुझे 2 लाख का पूछ रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं 2 महीने का, 4 महीने का, या फ्यूचर का 2 साल 1 साल का? 1 साल तो लगा के चलो। आप अगर 1-2 साल कह रहे हैं तो 100% पहुंचेगा। आप मुझे पूछो 2 महीने में,
तो ये तो किसी को ये तो पता ही नहीं, ये सट्टा तो हो गया जुआ ना हो फिर, गया है हाँ। कि आपने मुझसे पूछा, मतलब एक साल में तो 100%। इन देखो, कभी भी आप गोल्ड का ग्राफ उठा के देखिए, आपको लॉन्ग टर्म ग्राफ उठा के देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आपको ऐसे दिखेगा, लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको ऐसे ही दिखेगा ग्राफ। क्योंकि गोल्ड ना, आप समझिए कंट्रियों ने अपने रिजर्व में, बैंकिंग में गोल्ड रख रखा करेंसी है। बना दी। आपके हमारे 100 200 500 ग्राम से कुछ नहीं होगा। आपने 200 ग्राम ले लिया गोल्ड, उससे कोई मतलब। आप देखिए कंट्रियां थोड़ी फेल हो जाएंगी। कंट्रियों ने इतना सोना रख रखा है रिजर्व में, उनकी वैल्यूएशन, आप कंट्री की कीमत किससे जानते हैं? उनके गोल्ड के पास रिजर्व कितने हैं, यूएसए के पास कितना है, चाइना के पास कितना है, इंडिया के पास कितना है। जितना रिजर्व ज्यादा होगा, वो कंट्रियों को, उनको ये थोड़ी पता है कि 50,000 सोना हो जाएगा, वो तो डिफॉल्ट हो जाएंगी कंट्रियां। तो सोना बढ़ना ही है जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन, टेरिफ वॉर और ये सब चीजें चलती रहेंगी, जब तक हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी हमारा इस चीज में साथ देते एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, तो ये गोल्ड बढ़ना ही है। तो फिर बंदा आज ले कर ले, मतलब गोल्ड ऐसा नहीं है कि रुकूं और अब लूं, जब लेना है तो लेना है, गोल्ड जब ले लो तब सस्ता। जब ले लो। आप आज ले लो, आपको आज महंगा लगेगा, आप कल वही आपको सस्ता लगेगा गोल्ड लिया हुआ। अच्छा, आप तो डायमंड में काफी काम करते हैं, ऐसा काफी जगह मैंने सुनने में आया, और ऑब्वियसली बहुत क्लिकबेट भी है कि डायमंड इज डेड नाउ। तो इस पे आपका क्या थॉट है, क्यों देखो, ये चीज आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि एक सॉलिटेयर्स में बेसिकली, छोटे डायमंड में तो रेट कुछ भी ऐसा कम नहीं हुए हैं, सॉलिटेयर्स में ना करेक्शन आई है बहुत अच्छी। और ये मैं कहूँगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहता हूँ, ये सॉलिटेयर्स लेने का टाइम है। आप जो चीज़ 3 लाख में लेते थे, अब आपको वो 1.5 लाख, 170, 180 में मिल रही है, तो वो लेने का टाइम है। ये डेड में, आप ये समझिए रेयर चीज़ है। आप नेचुरल तरीके से डायमंड बन रहा है, नीचे से कितना निकल जाएगा, उसकी एक क्षमता है निकलने की भी। और देखो, आप किसी से, हर किसी से बहस नहीं कर सकते नेचुरल डायमंड में। जो जिसके पास 2 कैरेट का लेने की क्षमता होगी ना, आप उससे बात करिए, उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा। और जिसको लैब ग्रोन लेना होगा ना, उसको नेचुरल समझाएंगे, वो नहीं समझेगा, वो कहेगा डेड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये इस वक्त लेने वाला समय है जो करेक्शन आई है। नेचुरल डायमंड बढ़ना ही है, नेचुरल है चीज। आप इसको लैब ग्रोन से, लैब ग्रोन, कई लोग कहते हैं कि यार लैब ग्रोन आ गया तो खत्म हो गया। भैया देखो, जिसको लैब ग्रोन पहनना होगा ना, वो लैब ग्रोन पहनेगा। जिसको सोने में चांदी पॉलिश करा के पहननी होगी, वो चांदी पॉलिश, जिसको चांदी में सोना पॉलिश करा के पहनना होगा, वो पहनेगा। आप किसी को नहीं रोक सकते। आपको अपना देखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या है। आप गुच्ची का पर्स लेके बैठो है, अब मैं थोड़ी जज करने वाला हूं कि आप लाजपत से लो या कहीं से लो। ट्रू। आपका कॉन्फिडेंस है वो, आपको पता है मेरे पास क्या है। आपको किसी को, आजकल किसी को नहीं दिखाने की जरूरत, कुछ भी पहनो, मगर नेचुरल आपके एक वेल्थ। आप लैब ग्रोन दो, आपके लैब ग्रोन वापसी करने दो, 0 है। नेचुरल में वापसी है। आज हमारे पास कोई भी चीज आप डायमंड ज्वेलरी लेके आओ, 10% काट के वापसी करते हैं। राइट। और बात रही डायमंड ज्वेलरी की सेल बढ़ गई है। आप पूछोगे क्यों? एक्चुअली क्या है, गोल्ड ना 18-22 में आता था, तो गोल्ड का वेट भी बढ़ता था, रेट भी। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ने से डायमंड ज्वेलरी में लोग शिफ्ट हो गए हैं। रीजन क्या है, डायमंड ज्वेलरी आती है 14 कैरेट में, अफोर्डेबल हो गई। और डायमंड के साथ एक वो भी हो गया यार, डायमंड में गिफ्टिंग पर्पस डायमंड हो गया। तो डायमंड ज्वेलरी की सेल बहुत बढ़ गई है। आपने देखा अपने उसमें? हाँ, मेरे मतलब मैं खुद अपना चार्ट देख रहा हूँ, डायमंड ज्वेलरी की मेरी सेल बढ़ी है। रीजन ये है कि वो 14 कैरेट की वजह से ना अफोर्डेबल हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल बढ़ी है इन द सेंस मेरे महीनों की में से सेल बढ़ी है, क्योंकि गोल्ड का रेट इस वक्त कम है, तो थोड़ी सी सेल ऊपर नीचे हो सकती है। मगर मैं एज कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी कहूं तो सेल बढ़ी है। सेल बढ़ी है क्योंकि 22 कैरेट में आदमी उतने ही ले सकता है, और 14 कैरेट में उसकी 2 चीजें बन जाएंगी। अग्रीड। तो जब बंदा डायमंड ज्वेलरी लेता है, तो ऐसी क्या गलतियां हैं कभी कभी लोग करते हैं वाइल परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी, या आप ऐसे 2-3 चेक पॉइंट बता सकते हो जो लोगों को डायमंड ज्वेलरी खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए? देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 95% लोगों को नहीं पता, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डायमंड ज्वेलरी लेते हुए ना, जब भी आप डायमंड ज्वेलरी लेते हैं उसमें डायमंड वेट होता है। आप डायमंड वेट डायमंड ज्वेलरी पे अपना लिखवा के रखिए। जैसे हॉलमार्क होता है ना, अच्छा, वैसे हर कोई ज्वेलर लिख के रखता है। अच्छा ज्वेलर हमेशा लिख के रखेगा। मतलब ज्वेलरी पर आप कह रहे हो एम्बॉस्ड होना चाहिए? हाँ, जहाँ से हॉलमार्क होता है ना, वहीं अच्छा। पे डायमंड वेट। कल को आपको सर्टिफिकेट खो जाए, कल को आपको बिल खो जाए, वो तो आपने 5 कैरेट हीरा लगा हुआ था, वो तो दुकानदार कहेगा भैया 3.5 कैरेट है। आप कैसे बोलोगे? आपका तो हो गया। अब आपके पास 5 कैरेट उस पर एम्बोस्ड होगा, तो आप वो आपसे बहस नहीं कर सकता।
ये मतलब बहुत सेफ गार्ड है एक कस्टमर के लिए कि आपको चोट नहीं पहुंच सकती अगर आपका सर्टिफिकेट बिल भी खो गया, क्योंकि 10 साल तक 15 साल तक सर्टिफिकेट बिल संभालना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये ज्वेलर अगर नहीं करता आपका, तो आप क्या करवा सकते हो? नहीं, वो करेगा, 100% करेगा, वो मना नहीं कर सकता इस चीज पे आपको। अच्छा। वो आपको मना क्यों करेगा? वो जब वो हॉलमार्क हो सकता है तो वो खो ही सकता है, वो आपको टाल सकता है, ये कि यार 2 दिन में करवा लो, अभी नहीं है, शाम हो जाएगी, कल हो जाएगी, तो बोल देना तभी ले लेंगे हम, जब हो जाएगा तभी लेंगे। क्योंकि वैसे तो 90% अच्छे ज्वेलर्स करके रखते हैं, और अगर नहीं भी हुआ हो तो आप जरूर चेक करिए लेंस लेके, 10x लेंस होता है, उससे जरूर चेक करिए डायमंड जुबली लेते वक्त, ये जरूर ध्यान रखिए। हॉलमार्क चेक करना है और डायमंड वेट एम्बोस्ड होना चाहिए, वो जरूर चेक करना है। अच्छा, डायमंड की प्राइसिंग आप कैसे गेज कर सकते हो एज अ कस्टमर? क्योंकि चलो गोल्ड का तो रेट है, तो बंदा आराम से कैलकुलेट कर सकता है 10% हियर एंड देयर। डायमंड में बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये सही है क्या है। तो एक कस्टमर कैसे गेज करे प्राइसिंग के हिसाब से कि क्या प्राइस होना चाहिए? देखो सॉलिटेयर्स होते हैं ना, तो सॉलिटेयर में एक रैपपोर्ट होती है, अच्छा। जो रैपपोर्ट रैपनेट पे होती है, और रैपपोर्ट हर आप किसी दुकानदार से भी ले सकते हैं। वो इंटरनेशनल प्राइसिंग चार्ट ऑफ सॉलिटेयर्स है, उसमें आपको बाइफ्रिकेशन है, 50 से 1 कैरेट का चार्ट, 1 से 2 कैरेट का, उसमें कलर्स लिखे हुए हैं, क्लैरिटी लिखी हुई है, ऐसे कलर्स और क्लैरिटी लिखी हुई है। तो आप उसमें डॉलर्स लिखे होते हैं कि $5800 का पीस है, $7800। एक तो ये आपको पता चल गया कि मेरा ये वाला पीस $5800 का है, ठीक है। ठीक है। अब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है उस पर, मेन बात होती है डिस्काउंट कितना दे रहा है। 50% डिस्काउंट भी है, अच्छा। अब 60% तक के डिस्काउंट के पीस आने लग गए हैं। ओह। ये जो करेक्शन कह रहा हूं वो रैप भी कम हुई है और डिस्काउंट भी बढ़ गए हैं, तो तभी मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा टाइम है लेने के लिए। आपको होलसेल में 60% तक के डिस्काउंट मिलते हैं। आप 60, कई चीज तो आपको अगर XXX कट नहीं ले रहे आप 65-70% तक डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो आपको ये देखना है कि मेरा $5800 का पीस है और मेरा 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप $5800 को 60% डिस्काउंट से करिए और डॉलर से मल्टीप्लाई करिए आज के एक्सचेंज रेट से। आपने 3 दुकानदार से पूछ लिया, आपको रेट पता चल जाएगा मेरा क्या पीस है। मैंने आपसे पूछा जी 1 कैरेट का JSI 2 का पीस चाहिए, आपने बोला 60% डिस्काउंट है, इसने बोला 62% डिस्काउंट है, इसने बोला 61, तो आपने बोला 62% वाला ठीक है। ये तो स्टैंडर्डाइज चीज है। XXX कट, नन फ्लोरेसेंस होनी चाहिए, और आपने जो कलर क्लैरिटी बोली, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। सॉलिटेयर बहुत इजीली आप ले सकते हैं, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ 4 C's की ध्यान रखना है, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट। 4 C's, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट। कलर आपका हो गया ये आपका D से शुरू हो जाता है, DEFGH, और क्लैरिटी आपकी I1 है, SI2 है, SI1 है, VS है, VS2 है, VVS है। वो आपकी रेंज, आपको जितने पैसे, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा जी, ठीक है। और इस आपका कट हो गया, कलर हो गया, क्लैरिटी, और ये आपका कैरेट। कैरेट मतलब कितना बड़ा साइज लेना चाहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पर जब हम ज्वेलरी पे आते हैं, ये तो चलो सॉलिटेयर सिंगल पीसेस हो गए, इजियर हो गया करना। पर जब हम ज्वेलरी पे आते हैं, जब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोटे छोटे डायमंड पीसेस लगा रहे हो, अलग तरह की मेकिंग रहती है इसमें, तो उसमें एक कैसे बंदा कैलकुलेट कर सके कि हाँ यार ये ठीक ठाक प्राइस मुझे लगा रहा है? देखो ज्वेलरी में क्या होता है, इस पे भी ना कलर क्लैरिटी होती है सर्टिफिकेशन पे। अब जैसे क्या होता है, सॉलिटेयर में ना हमेशा एक कलर एक क्लैरिटी होगी, JSI2, और ज्वेलरी में हमेशा 2 कलर होंगे, IJ, क्योंकि एक कलर आ नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे पीसेस होते हैं, एक एवरेज कलर लिया जाता है सर्टिफिकेशन में। ठीक है। तो आपको प्राइस देखना है, मेरा IJSI का माल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं गुड्स ले रहा हूं जो उसमें IJ कलर है, SI प्योरिटी है, IJ कलर SI प्योरिटी का माल ये कितना दे रहा है ज्वेलर्स, वही सेम चीज इसमें भी है, वही सेम सर्टिफिकेशन का ये कितना दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये 30,000 रुपए कैरेट दे रहा है, ये 35,000 दे रहा है, ये 38,000 दे रहा है, तो 30,000 वाला सही हुआ। देखो इसमें आपको फेथ भी रखना पड़ेगा ज्वेलर पे। ऑफ कोर्स। फेथ के बिना कोई भी पत्थर नहीं ले सकते आप, मैं सब पत्थर की बात बता रहा हूँ, डायमंड हो, मार्बल हो, जेमस्टोन हो, सारा पत्थर का काम विश्वास का है। आपने विश्वास करोगे तो सही रहेगा, नहीं विश्वास करोगे तो वो पत्थर ही रहेगा। पर कहते हैं ज्वेलर पे विश्वास नहीं कर सकते। देखो वो पहले वाली चीजें हैं, पहले वाली चीजें बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले में क्या होता था, आपको ध्यान 22 कैरेट KT लिखा होता था, 22 कैरेटी, जैसे हमारे पास ओल्ड गोल्ड आता है ना, 22 KT, 23 KT, ये सब होता था। तो आपने लिया हुआ 30 साल पहले का, वो कहता था भैया मैंने तो प्योर लिया हुआ है, मेरे पास तो प्योर है, पुराने जमाने का है। जब हम आज टेस्टिंग कराते हैं ना, उसकी 70% प्योरिटी, 65% प्योरिटी, 60% प्योरिटी बैठती है, गलाते हैं तो ये बैठती है। और आज कितना गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है,
आप HUID हॉलमार्क से आपको पता है मैंने अगर 22 कैरेट लिया है तो वो 22 कैरेट ही निकलेगा। आज मैंने 18 कैरेट लिया है तो 18 कैरेट लिखेगा। आप अपने नंबर अपने मोबाइल ऐप पे डालिए BIS केयर में, आपको पता चल जाएगा क्या लिया है। पहले आप कर सकते थे, पहले तो आप सुनार पे विश्वास करते थे, भैया मेरा 10 तोले का बना दे, मेरा 15 तोले का बना दे, क्योंकि गोल्ड रेट भी इतना नहीं होता था, कोई दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाता था। अब गोल्ड रेट इतना हो गया है तो चोट ज्यादा पहुंचती है। तो आप मतलब जो विश्वास वाली बात है वो पहले वाली कहानी थी। अब सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपको पता है मेरा 22 कैरेट सोना है, 92% सोना है, इतने परसेंट मेकिंग दे रही हूँ, जाएगी तब मेकिंग जाएगी, हॉलमार्क के उस दिन के पैसे मिल जाएंगे। राइट, पर क्या हॉलमार्किंग में भी कोई चीटिंग हो सकती है क्या? कोई ऐसा है कोई? देखो हॉलमार्किंग में बहुत मुश्किल है HUID में चीटिंग करना। रीजन क्या है, इसमें ना 2 जने जुड़े होते हैं। जब आप हॉलमार्क कराते हैं ना, तो जिस हॉलमार्किंग सेंटर ने हॉलमार्क किया है उसका नाम एड्रेस आएगा जब आप BIS केयर ऐप में डालेंगे, गॉट इट। और हमारा भी जुड़ा हुआ है, तो कोई अपना हॉलमार्क सेंटर बंद नहीं कराएगा। उसकी जीवन चल रहा है उस हॉलमार्किंग सेंटर पे। ज्वेलर फिर भी निकल जाएगा किसी चीज से, मगर हॉलमार्किंग सेंटर खुद नहीं करेगा। देखो होने को 1000 में से 2 आदमी गलत हो सकते हैं, उसकी वजह से समुद्र तालाब पूरा गंदा तो नहीं होगा, मगर आप ये समझ के चलिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उसमें हॉलमार्किंग, HUID की बात कर रहा हूँ, अभी भी 2 डिफरेंट शब्द हैं, ये मैं आपको बहुत बताऊं। हाँ, ये भी बताना मुझे। हाँ, HUID बहुत 2 डिफरेंट शब्द हैं। हॉलमार्किंग इज आपने लिख दिया ट्राइंगल, जो पहले चलता था आपने देखा होगा ट्राइंगल 22 कैरेट 916, ट्राइंगल 750। अब ये नहीं, अब नंबर लिखना है आपको। नंबर में पहले तो कुछ भी होता था, अब मेरी पंख डायमंड है तो ट्राइंगल 916 PD, अब पंख डायमंड है, पुनीत डायमंड है, पवन डायमंड है, सब PD हैं। अब कैसे पता चलेगा? अब नंबर से आपका पूरा सब, आपकी जो हॉलमार्किंग सेंटर का नंबर होता है सब कुछ उसमें लिखा होता है, तो आप फ्रॉड के चांसेस, कस्टमर के लुट जाने के चांसेस बहुत कम है। मतलब आप कोई बचा नहीं सकता, अगर गलती हुई ना तो उसका सेंटर भी बंद होगा, ज्वेलर्स भी बंद होगा। मतलब अपनी रोजी रोटी के साथ कोई क्यों इतना नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। गॉट इट। अच्छा, आपने अभी कहा कि जैसे जो ब्रांडेड ज्वेलरी होती है, जैसे तनिष्क हो गया या टाटास की हो गई है, ऑब्वियसली उनका मेकिंग चार्ज बहुत हैवी होता है, तो एक बंदा क्यों इतना सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे उनसे लेगा? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस कि मैं अपने लोकल ज्वेलर से नहीं वो चीज ले सकती? देखो मैं पहली बात तो कहूँगा, डिस्क्लेमर है, सब ज्वेलर्स अच्छा ही है, तनिष्क भी सही है, मालाबार भी सही है, पंख डायमंड भी सही है, सब सही है, सब अपनी तरह से काम कर रहे हैं। गलत वो है जो फ्रॉड कर रहा है, जो गलत चीज बोल के बेच रहा है। अब वो मेकिंग है, 40% बेच रहे हैं तो बिक रही है माल उनका, ऐसा नहीं बिक रहा। हाँ, बिल्कुल। वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि जो कस्टमर है वो पीड़ित है, वो या तो पीड़ित है या उसका रिश्तेदार पीड़ित है, क्योंकि वो 1 लाख का माल 5 लाख के लेके आ चुका है। अब उसको विश्वास नहीं हो रहा कि किसी और ज्वेलर्स पे जाऊं मैं। और दूसरी चीज ये, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो वो हैं, उनके हर तरह के संबंध नहीं होते, उनको जल्दी से विश्वास नहीं होता लोकल ज्वेलर्स पे। वो इसलिए ब्रांडेड ज्वेलर्स पे जाना प्रेफर करते हैं, चाहे वो 30% 40% मेकिंग दे दे, मगर आपको जो लोकल ज्वेलर्स सर्विस दे देगा वो ब्रांडेड ज्वेलर्स कभी नहीं देगा। जो आपको लोकल ज्वेलर्स, आप रिपेयर का सामान लेके जाओ, लोकल ज्वेलर 2 मिनट में आपको करवा के देगा, सब कुछ करके देगा, वहां लेके जाओ, वहां आपको 1 साल बाद तो जिससे आपने ज्वेलरी होगी मैनेजर भी बदल गया होगा। आप 50,000 रुपए के एम्प्लॉय से अपना 50 लाख का सोना या 10 लाख का सोना, 20 लाख का सोना लेके आ रही हो, आपको पता है वो 1 साल तक वहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। आपको पता मेरा ये ओनर यही रहेगा। रिपेयर का सामान दोगे, सर्विस है, कल को आपने 50,000 का सामान लिया, आपने बोला भैया 40,000 है, 10,000 घर से मंगा लेना, वो 100% कहेगा भाभी जी घर से मंगा लूंगा, कल आ जाएंगे। बिल्कुल आपसे संबंध होंगे, वो यही इस तरह से व्यवहार करेगा। वहां आप उधार करके दिखा दो, देखो सब चीज सही है, मेन बात होती है सर्विसेज। वो आपको घर पे सामान भी दे के आएगा, वो आपसे घर से पैसे भी उठा के लेके आएगा, वो आपको कहेगा चलो 2 दिन बाद दे देना, वो आपको ये कहेगा कि रिपेयर का सामान है, चलो जी हो गया, करवा दूंगा। सब काम सर्विसेज के हैं, आजकल सर्विसेज बहुत मैटर करती हैं। अब वहां जो तनिष्क पे ले रहे हैं लोग या मालाबार पे ले रहे हैं, तो वो है जिनको पता ही नहीं कि मेरे को लेना कहां से लोकल ज्वेलर्स। देखो महंगी आइटम है, हम 3,000 की टी शर्ट लेते हैं, 10 बार ट्राई करते हैं, वो 3 लाख का सेट वो कैसे अननोन से ले ले? वो कह रहा है यार कोई नहीं, मैं मेकिंग आंखों तले दे रहा हूँ, 10-20% 30% मुंह पे मांग रहे हैं वो तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ चीटिंग नहीं होगी। चीटिंग नहीं होगी। देखो वो भी सही है और हम भी सही है। मेन बात होती है कुछ लोग जो खराब होते हैं वो समुद्र गंदा कर देते हैं।
तो बस उस वजह से मतलब सब ठीक है, आपको मेन देखना है कि आपको सर्विसेज कहाँ मिल रही है, रेट्स कहाँ मिल रहे हैं। बेसिकली टू ईच वन इट्स ओन, जिसको जो सूट कर रहे अब हैं। ना एक्चुअली HUID आने से ना उसके पास भी 22 कैरेट है, उसके पास भी 22 कैरेट है, True. वो अगर 5% में दे रहा, आप 30% से क्यों लोगे? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि आपने आपसे कड़ा पहना है, मैं कह रहा हूं ये 92% सोना है, ठीक अब है। वो 5% है, वो 30% है, क्यों लेना है? मैं हर किसी को समझाना चाहता हूं, अगर आपको 25% इज टू मच मनी। आई एग्री। आप 25%, आप 40,000 रुपए के भाव में वो 25% अलग थे, वो 1,000 रुपए ग्राम था। आज 2 लाख के भाव में आप 2 लाख इंटू 25% करो, कितना हो गया? आप 5,000 रुपए ग्राम दे रहे हो। आप इसमें कुछ और छोटी चीज भी ले सकते हो कहीं आगे जाके। बिल्कुल ले सकते हो। तो वही मेरे को लगता है कि क्यों इतनी मेंटालिटी के लोग फिर भी इतना पैसा मेकिंग में देने को तैयार है। मतलब आपने कहा वो faith द वाला क्वेश्चन काम इज है कि जी। वो जरूरी बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। पीड़ित है, या उसको उसको पता ही नहीं है कि मेरे को लेना कहां से है। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा 22 कैरेट भी हमारे पास, 18, 14, अब लोग ऑब्वियसली बजट्स के हिसाब से शिफ्ट हो रहे हैं। पर जब हम एक आम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, अगर मैं रीसेल भी देखूं या मैं और भी चीजें आगे चल के सोचूं, क्या कोई फर्क पड़ता है मेरी 22 से या 18? ऑब्वियसली प्राइसिंग का फर्क तो है ही है, बट वैसे कोई फर्क पड़ता है अगर मैं 18 लूं या 22 लूं या 14 में लूं? कुछ कोई मतलब कोई डिफरेंस आता है अगर मैं आगे चल के कभी मुझे रीसेल करनी हो तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए, आपने 22 कैरेट में मुझसे सोने, मैंने आपसे पैसे कितने चार्ज करे? 92% चार्ज करे। जितना 22 का होगा रेट। आप मुझे वापस देने आओगे तो मैं आपको पैसे 22 के दूंगा, 92 के। जी। अब आप 18 की दे के गए मुझे तो 76%। आप सोचो, मैं 76 के लेके 92 दूं, आपने लिए भी तो 76 के ही ना। तो देयर इज नो डिफरेंस। कोई मतलब डिफरेंस अगर नहीं आप है, बंदा जितने आप कभी, पैसे दे रहे हो उतने ही मिल रहे हैं व्हाई आई आपको। एम आस्किंग यू दिस इज क्योंकि अब डायमंड 9 कैरेट में भी बनने लग गई है, तो लोग कभी कभी सोचते हैं यार इसकी वैल्यू ही नहीं होगी कुछ। जैसे बिल्कुल, एक बहुत अच्छा, आप आम बहुत आम अच्छी सवाल क्वेश्चन है। पूछा। फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी मम्मी को बोला कि अगर आपको कुछ छोटा मोटा लेना, आप देख लो हमारे पास में ज्वेलर्स हैं लाजपत में, तो वो 9 कैरेट में डायमंड कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो एंड सी इट वंस? तो उन्होंने देखने से भी मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यार 9 कैरेट में उसको मिलेगा ही क्या मुझे। तो आई थिंक वो जनरेशन की एक मेंटालिटी भी चलती हुई आ रही है कि यार सोना हो तो कुछ तो ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए मैं आपसे पूछी थी कि अब ये जैसे 9 कैरेट ट्रेंड आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्या ये सब चीजें करना ठीक है? स्मृति जी, पता है क्या है, जो 9 कैरेट है ना, वो हम 9 कैरेट को हम ऐसा ना देखें कि ये प्योरिटी बहुत खराब है या कुछ है। हमारे यहाँ 9 कैरेट अब आया है, यूएसए में 9 कैरेट काफी सालों से चलता आ रहा है। 9 कैरेट का मतलब प्योरिटी खराब नहीं है, प्योरिटी उतने का ही पैसा दे रहे हो आप। कम है। 37.5% प्योरिटी है, तो 37.5% के ही पैसे दे रहे हो आप। आपकी चीज अच्छी बन गई ना, स्ट्रांग बन गई ना, ड्यूरेबल बन गई ना। आप ये समझिए, जितना कम कैरेट होगा उतना स्ट्रांग वो होगा। आपने 24 कैरेट में कभी ज्वेलरी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि सॉफ्ट होता है गोल्ड। 22 कैरेट में कभी डायमंड ज्वेलरी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि डायमंड निकल जाएंगे, होल्डिंग नहीं है। 9 कैरेट में, 14 कैरेट में होल्डिंग रहेगी। मैं तो कह रहा हूं, कोई भी स्टडीड ज्वेलरी लो तो 9-14 कैरेट में लो, 18 तक भी मत जाओ। 18 में कई लोग डायमंड लेते हैं, उसमें डायमंड निकलने की शिकायत बहुत आती है। आप ये समझिए, वो 15 दिन बाद आप दुकानदार पे ही आएगा, वो कहकर डायमंड निकल गया। आता है ना, हमारी रिंग से निकल जाते हैं बहुत कॉमनली। देखो क्या होता है, जिस ज्वेलर की गलती नहीं है, अगर आपका डायमंड निकल रहा है, रीजन बताता हूँ क्या है। हर डायमंड ना 4 प्रॉन्ग से जुड़ा होता है, वो चिपकाया नहीं जाता डायमंड। वो प्रॉन्ग्स होते हैं, प्रॉन्ग से जड़ाई की जाती है। ये जैसे 4 आप कह रहे हैं। हाँ, 4 प्रॉन्ग से होता है। तो अगर आपके कहीं पे भी लग गए, देखो फोन अगर आपका जेब से गिर गया और टूट गया तो फोन बनाने वाले की गलती नहीं है। आपका कहीं हाथ लग गया 2-3 बार और प्रॉन्ग खुल गए, तो अब हमारे पास कस्टमर आते हैं, बुरा मत मानिएगा कस्टमर्स, हमारे पास कस्टमर आते हैं, कहते हैं भैया ये ब्रेसलेट है, पहना ही नहीं, पहने पहने मुड़ गया। पहना ही नहीं मतलब पहने, मतलब बिना पहने ही मुड़ गया, सॉरी, पहना ही नहीं, बिना पहने मुड़ गया। मैं कहूँगा जी ये रखा हुआ जी मेरा नया वाला ब्रेसलेट, अब देखो मुड़ा है। वो क्या होता है, मेरी भी वाइफ है ना, वो कहती है कि इशू देखना यार, ये पता नहीं रिंग में से डायमंड निकल के रखे रखे, मैंने 2 बार पहनी है। मैंने कहा रखे रखे कैसे निकल जाएंगे, कोई चीज लगती है, कुछ होती है। देखो कुछ कारीगर का भी फॉल्ट होता है कई बार, मगर क्या होता है जब आप पहनते हो तो किसी शॉप दुकानदार की गलती नहीं है इसमें। वो लगती है किसी चीज से, मिस हैंडल्ड होती है, तो वो निकल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएंगे, दोबारा उस पर चले जाइए। सॉल्टर निकलने में उसमें ज्यादा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, ऐसा जिसके साथ हुआ है आप उससे पूछो। छोटे डायमंड में कोई नहीं, लगवा लीजिए, मगर 9 कैरेट में होल ज्यादा होता है, इतनी जल्दी आपके प्रॉन्ग भी नहीं खुलेंगे। तो आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 9 कैरेट के में डायमंड मिल रही है, जाके बंदा आराम से बिना निश्चिंत हुए ले सकता है। उसमें भी हॉलमार्किंग, HUID सब लग रहा है, सब सेम, 9 कैरेट सब सेम, गवर्नमेंट ने पास कर दिया है
HUID 9 कैरेट भी है। गॉट इट। अच्छा, अब जैसे अभी आपने बोला कि किसी को वेडिंग ज्वेलरी लेनी होती है, अब उसने अपनी बेटी की जब पहले ली तो ऑब्वियसली रेट कम थे, ज्यादा वो कर पाया, अभी लेने आया तो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि कैसे मैच करें बड़ी लड़की के उसमें। तो अगर किसी को अब अपनी वेडिंग ज्वेलरी प्लान करनी है या पेरेंट्स को और बच्चों को व्हाटएवर, तो स्मार्ट प्लानिंग करनी है, तो क्या थॉट प्रोसेस लेके चले, कितने साल पहले शुरू हुए, कैसे ये प्लानिंग हो सकती है थोड़ा? देखो, जब भी आपको पता है शादी होनी है 3 साल बाद, तो आप ये मत सोचिए, कई लोग गलती करते हैं यार, जब शादी होगी ना वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि यार तभी ले लेंगे, यार तभी ले लेंगे। और इसमें वाइफ्स बड़ी समझदार निकलती हैं, वो शुरू से जोड़ के चलती हैं। मैंने देखा है हमारे पास कस्टमर, जब वाइफ्स आती हैं वो शुरू से, हस्बैंड को नहीं पता, और हस्बैंड तब खुश हो जाता है कि यार दिखते हैं कि हाँ सब कुछ प्रिपेयर्ड है, अब तो 3 लाख का भाव हो गया, अब तो वो सोचेगा। अब यहाँ पे जब हमारे कस्टमर है 60-60 हज़ार रुपए का सामान इकट्ठा कर रखा है, 60 हज़ार 50 हज़ार के भाव में, अब शादी है 1,60,000 रुपए में, अब वो अच्छा फील कर रहा है, हाँ तूने सही किया भाई, तूने 60 हज़ार में इकट्ठा कर लिया। आपको ना फेस्ड वे में खरीदना पड़ेगा, 60 आप हर भाव में खरीदिए। और क्या होता है, जब आप एक साथ लेते हैं ना तो आप डिजाइन भी नहीं पसंद कर पाएंगे। आप एक ही बारे में आपको सारा सब कुछ पसंद करना है, अब आप जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा डिजाइन ले लेंगे। पर कभी लोग कहते हैं ना कि पहले से लेके रखे, जैसे 2-3 साल पहले लेके, वो डिजाइन आउटडेटेड हो जाते हैं। ऐसा पता नहीं, मेरे को लगता है शायद गोल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता, बट फिर भी लोगों की थॉट प्रोसेस आती है ये। देखो, सिर्फ आपको तनमुनिया, मंगलसूत्र बोलते हैं उसे, और सॉलिटर रिंग, मुझे लगता है वो उस वक्त ही ट्रेंडी के हिसाब से लेना चाहिए। सेट वगैरह 1-1.5-2 साल में कोई पुराने नहीं होते हैं। अगर आपको ये भी हटाना है अपने उससे, तो आप हैच करके रखिए, आप प्योर गोल्ड लेके रखिए अपने पास। आप गोल्ड के उससे बीट हो गए, हेजिंग कर लिया आपने, आपको प्राइस का कोई मैटर नहीं है, आप चाहे 3 लाख को 4 लाख को सोना, मैंने तो भैया प्योर लेके रख लिया, डिजाइन में उस वक्त देख लूंगी। आप इस तरह का भी कर सकते हैं कि आपने हर महीने सोचा कि यार मैं इतने ग्राम सोना लेके रख लूंगी, हर 3 महीने में सोचा इतने ग्राम सोना लेके रख लूंगी, अब बच्चे की शादी होगी तभी एक साथ सोना दे के ज्वेलरी ले लूंगी। तो ये तो आप 7-8 साल पहले ही शुरू कर सकते हो, आप 3-4 साल पहले की क्यों वेट करो? वही मेंटालिटी चल रही है। अब हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, इतना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए ही बढ़ रहा है, उसको पता है भाई मेरे यूज भी आएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो गई। आप समझिए, ये जो लोग प्रॉपर्टी में करते थे ना, अब लोगों ने प्रॉपर्टी से कुछ शिफ्ट करके अपना सोने में कर दिया है। रीजन क्या है? एक तो बहुत लिक्विड है, आधी रात को बेचना चाहो आधी रात को बिक जाएगा। प्रॉपर्टी बेच के दिखा दो, आधी रात को 6-6 महीने लग जाते हैं। सही कह रहे हो। प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की बेच, आपको चाहिए 30 लाख रुपए, क्या उसको बाथरूम थोड़ी बेच दोगे? आपने फ्लैट लिया, उसको बाथरूम एक कमरा थोड़ी बेच दोगे? बेचनी तो पूरी पड़ेगी आपको। उसके बाद ब्रोकर के पैसे, उसके पैसे, फलाना ढिमकाना, इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है। आपने 1,60,000 में लिया, 1,59,900 में जब मर्जी बिक जाएगा, 100 रुपए से कम मर्जी बेच लो। सही कह रहे हो। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि अच्छा, जैसे अभी आपने पहले भी बात की थी, ये तो चलो गोल्ड ऐसे आप बाज ले लो या ऐसे रख लो, क्या आप ईटीएफ्स को भी उतना ही सपोर्ट करते हो कि गोल्ड ईटीएफ्स ले लो और उसको रख लो या उसमें ट्रेडिंग कर लो, अगर आपको आगे चल के थोड़ा इकट्ठा करते 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 फिर फिजिकल लेना हो कभी गोल्ड, तो क्या ईटीएफ्स का भी आप ऐसे एक आपको लगता है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल? देखो, इसमें ना सोच का बहुत फर्क है। मैं हूं बनिया, मेरे को वही चीज अच्छी लगती है जो मेरे अंडर, मेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में हो। मेरे को पता है यहाँ आया, मैं सो रहा हूँ चैन से, मुझे ईटीएफ पे भरोसा नहीं है। गलत नहीं है, मेरी सोच है। अब आप देखिए पीछे ईटीएफ में कितना क्रैश आया, चांदी गिर रही है 5%, ईटीएफ गिर रहे हैं 20%। सही बात। अब आप कैसे कर लोगे? अब ये आपके हाथ में तो है, कम से कम आपको पता, फिजिकल में आपको सुकून है, ईटीएफ में आपको नहीं पता कि कितना पीछे, क्योंकि वो जितने आपको ईटीएफ दिलाया वो पीछे आपका सोना भी खरीद रहा है। अगर आपको 100 ग्राम बेचा है तो उसने 100 ग्राम खरीदा भी है। अब आपको नहीं पता उसने कितने प्रीमियम पे खरीदा है, और यहाँ आप फिजिकल लेके रख रहे हो तो आपको पता ना कितने प्रीमियम पे खरीदा। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी भी लोगों को नहीं पता। अगर वो गोल्ड खरीदते हैं ऑनलाइन, तो आपने तो ऑनलाइन ले लिया, मगर जिसने, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, मैं बेच रहा हूं ऑनलाइन, तो मेरे को पीछे अपना सोना खरीद के रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे कभी, हाँ, अभी तो पेपर ट्रेडिंग हो रही है ना। पेपर ट्रेडिंग, हाँ। तो अभी पीछे यही हुआ, मिसमैनेजमेंट ये हुई, जब चांदी में 25-25 हजार रुपए प्रीमियम आ गया था। आपको पता होगा, चांदी के लिए लाइन लग गई, सब कह रहे थे कि ईवी में लगेगी, इसमें लगेगी, ईवी लगेगी। अब 4 लाख से 2 लाख कुछ आ गई है। अब सब कह रहे हैं सिर्फ काजू कतली में लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। तो चांदी में ये जो क्रैश, ये क्या था, 30-30 हजार रुपए प्रीमियम पे बिक रही थी चांदी, और वो ईटीएफ वाले 50-50 हजार 40-40 हजार रुपए प्रीमियम पे लेके रख रहे हैं। कई लोग लेके ही नहीं रख रहे थे, सिर्फ बेच ही रहे। तो सोचो, उसके पास सोना ही नहीं है और उसने आपको बेच दी, कितनी दिक्कत की बात है। अभी जेपी मॉर्गन जो का आया है, वो यही तो आया है, उनके पास कॉमोडिटी हाथ में ही नहीं है, उन्होंने सेलिंग इतनी कर चुके हैं, उन्होंने आपको बेच दी, मुझे बेच दी, मगर खुद पल्ले से ले ही नहीं रखा उन्होंने।
तो उस चीज़ से बचने के लिए मुझे लगता है कि अपना फिजिकल गोल्ड लेके रखिए। आप चाहे एमएमटीसी का लीजिए, चाहे आप रॉ गोल्ड लीजिए, कॉइन में लीजिए, गिन्नी लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, मतलब आपके पास हाथ में हो तो बेटर है। बाकी अगर आपको करना है तो आप ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड भी है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर आप बताओ, जैसे जब हम ये चीजें लेते हैं ऑब्वियसली उसको रखने के लिए हम अक्सर बैंक के लॉकर्स ही यूज करते हैं। अभी आपने सुना होगा, एक किस्सा हुआ दिल्ली में, शायद पंजाब नेशनल बैंक में था, जिसमें एक लॉकर में वो गई और उसका लॉकर खाली था। तो जस्ट आस्किंग ऐसी, क्योंकि ये किस्सा हो रहा है और आप गोल्ड में डील करते हैं और लोग गोल्ड अक्सर लॉकर में ही रखते हैं, तो कितना सेफ हो जाता है फिजिकल गोल्ड इतना लेके फिर लॉकर में रखना, अगर ऐसा इंस्टेंस भी हो सके कि यार बैंक में से ही निकल जाए अंदर अंदर से ही कुछ ना कुछ, और ये पता भी ना चले कस्टमर को। देखो मुझे नहीं, मतलब शायद वो आप जो बता रहे हैं ये पीछे आया भी था कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसका एक ही फंडा है, आप सारी ज्वेलरी एक ही लॉकर में क्यों रखनी है? दो लॉकर लो, एक थोड़ा सोना घर पे रखो, मतलब हर उसको आप डिवाइड करके आप सोचो मैंने सारी चीज़ एक ही चीज़ में रख दी तो वो नुकसानदायक है। अगर कल को हो जाए, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, सही बात है। वो लॉकर से भी हो सकता है, घर से भी हो सकता है, हाथ में पहना उससे निकल सकता है। उस चीज से बचने के लिए आप इंश्योर रखिए थोड़ा अपना सामान। ज्वेलरी इंश्योरेंस आजकल बहुत चल रहा है, आप ज्वेलर से लेते हैं तो अपना ज्वेलरी इंश्योरेंस भी करा के रखिए। ज्वेलरी इंश्योरेंस से आप सेफ भी रहते हैं। और बैंक लॉकर की बात रही, बैंक तो सीधा बोलता है कि भैया आपने जितना आपका एनुअली रेंट है उसका 10 गुना आप ले सकते हैं। आपने रखा सामान 10 लाख रुपए का है, आपका एनुअल रेंट आपका 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 40,000 रुपये ले लो। वो तुमने तो अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल, सीधा आपसे साइन करा रखे हैं, वो तो आप सेफ उनको है। गला नहीं पकड़ हाँ, सकते, वो वो तो सेफ सेफ है। है। हाँ, तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा उस चीज में। क्योंकि अक्सर क्या होता था और एक, रेपुटेटेड बैंक्स में रखिए लॉकर में। हाँ, आप वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब सच्ची में कहूँ तो प्राइवेट बैंक्स पे रखिए तो वो ज्यादा सेफ है। आप जितने भी इंसिडेंट देखते होंगे सारे पब्लिक बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। तो आप थोड़ा प्राइवेट बैंक्स में रखिए क्योंकि उनके सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है और नाम भी नहीं खराब करते वो अपना। तो आप कोशिश करिए प्राइवेट बैंक्स में रखें। क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, ये ना ये भी एक आई थिंक एक्चुअली वेल्थ मैनेज करने के लिए जो हमें जो सीख मिलती है ना, वो बड़ी गलत मिलती रही है आज तक, जनरेशन वाइज जो पास ऑन हुई है। इवन फॉर दैट मैटर हाउ टू स्टोर वेल्थ एंड स्टोर गोल्ड इन अ वे, ये भी हमारे ना पीछे से चला आ रहा है यार, सब कुछ एक ही लॉकर में चला जाता है। ये इट्स अ फैमिली थिंग, मतलब आई थिंक ये सब माएँ अपनी माओ से सीखती आई है, हमने भी देखा है कि सब एक ही क्योंकि यार कहते हैं ना, यार मुझे कुछ निकालना हो तो मैं अलग अलग में थोड़ी जाऊंगी, मुझे याद थोड़ी रहता है, मुझे ये थोड़ी रहता है। बट नाउ पीपल विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट पुटिंग एग्स इन वन बास्केट, कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सारा स्मॉल कैप या सारा मिड कैप या वो नहीं लेते हो, वैसे ये एक चीज बहुत बढ़ के आएगी कि लोग स्टोरेज भी अब सोचेंगे कि कैसे करनी है अलग तरीके बिल्कुल, से। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा उसका। आपके घर में 4 जने हैं तो 2 लॉकर हैं, उसको 2 लॉकर को यूज करिए। आप ये मत सोचिए क्योंकि आजकल लॉकर भी तो छोटे छोटे आते हैं यार, आप कितना रख लोगे कुछ भी सामान होता है, पेपर्स भी बिल्कुल, रखते हो आप, कुछ भी रखते कैश भी हो, रखते हो, बहुत पेपर चीजें भी रखते रखते हो, हो। देखो हर तरह की चीजें होती है। 2 लॉकर रखे रखिए और वो ज्यादा सेफ है। I agree. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी एक बात है, मुझे आप आई डोंट नो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पर गोल्ड वापस 1 लाख पे आएगा कुछ सालों बाद, ये आपको लगता है कभी हो सकता है? ये मुझे आया था सपना 3-4 दिन पहले, मगर वो पूरा नहीं हो पाया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत पर मुश्किल है। ये क्यों अफवाह इतनी फैल रही है ऐसी, जस्ट वो अफवाह इसलिए है कि क्लिकबेट जिनको अफवाह है, अपने 1 साल बाद शादी करनी है वो बिल्कुल सोच के बैठे क्लिकबेट हैं। अफवाह है। नहीं, मगर बहुत मुश्किल है। अगर आ भी जाए तो बाइंग का ऑप्शन होगा, मैं यही कहूंगा। अगर आ भी जाए तो बाइंग का ही ऑप्शन होगा। ये तब आ सकता है इंडिया चाइना हाथ मिला ले, रशिया यूक्रेन की वॉर बंद हो जाए, इजराइल ईरान की वॉर बंद हो जाए, अमेरिका ईरान की वॉर, ये सब चीजें बंद, और यूएस ट्रम्प वहां से हट जाए अपनी पोजीशन से, टैरिफ वॉर खत्म हो जाए, ये सब चीजें खत्म एक साथ होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अगर हो भी गया तो मुझे लगता है 20-30 हजार रुपए की करेक्शन तब आ सकती है। 20-30 हजार रुपए की करेक्शन तब आ सकती है। गोल्ड बड़ा भी ऐसी है, देखो अनाप शनाप बड़ा है। देखो अग्री। ऐसे कहेंगे तो देखो 70,000 से 1.5 लाख रुपए आना एक इतने साल में साल में, यार, हाँ, तो वो अनाप शनाप ही है। कोई भी चीज एकदम से ऊपर जाती है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो हम मानते हैं। सोना 192 तक बिका है, उसके बाद आज 160 है, हमें वो भी महंगा लग रहा है। तो वो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए उस बारे में कि आगे दोबारा 192 के गेट खुले हुए हैं उसके लिए। और हर भाव में खरीदिए सोना, किसी भाव में बुरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं चांदी पर। चांदी की इतनी बात हुई है जो अभी जैसे आपने भी बताया, अब चांदी की रिटर्न्स आपको क्या लगता है, अब ये बबल बर्स्ट हो जाएगा, हो चुका है नवे थोड़ा, तो आगे भी और होगा, या ये रिटर्न्स अभी अच्छी जाएंगी? अभी चांदी में इन्वेस्टेड रहना अच्छी बात है? देखो चांदी की ना हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। चांदी 2001 में
$48 से सीधा नीचे आ गई थी $7-8 पे। हाँ कुछ 2011 में ही $48 से $17-18 पे आ गई थी। चांदी की हिस्ट्री मतलब अच्छी नहीं रही है। अब दोबारा आप देखिए $122 से सीधा $64 लगाती थी। राइट। थोड़े दिन पहले आप देखेंगे $64 लग चुकी है आउंस पर आउंस। तो चांदी मुझे ना स्टेबल एसेट नहीं लगता। ये ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, एक एक दिन में 8-8%, 10-10%। ये अभी ना बबल ये है कि ईवी में, एआई में मतलब हर चीज़ में लग रही है, तो इसलिए डिमांड बढ़ रही है। और इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। इन्वेस्टर भी मतलब मुझे याद है कि कस्टमर लाइन लगा के खड़ा हो, भैया 1 किलो दे दो प्लीज़, 1 किलो। मतलब उस वक्त चांदी नहीं मिल रही थी और आज चांदी माइनस में बिक रही है। उस वक्त 30,000 रुपए में बिकती थी। तो चांदी का 4 लाख रुपए से नीचे 2.5 लाख रुपए पे आना, तो एक ये बड़ा डरावना चीज़ है और मुझे लगता है लोगों को बचना चाहिए। आप ठीक है, आपको थोड़ा बहुत लेके रखनी है तो मतलब एक कुछ कहते हैं ना, एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इट्स लाइक अ स्मॉल कैप फॉर मी एंड गोल्ड इज लाइक लार्ज कैप फॉर मी, कि आप अपना ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखिए। कुछ आप रिस्की एसेट जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न देखनी है तो वो स्मॉल कैप में रखिए। कुछ अपना प्रोपोर्शन जितना आपको है, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही सिल्वर पे डालिए। सिल्वर इज अ रिस्की एसेट। होने को 5 लाख हो जाए यहाँ से, होने को दोबारा 1.25 लाख रुपए पे आ जाए। तो जिसमें क्षमता है खेलने की वही थोड़ा बहुत करे, जो हाँ, करे, वरना रहने दो। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू इट ठीक है। बेसिकली, मतलब राइट? आप यंग जनरेशन, आप देखो एक 40 45 50 प्लस है तो मुझे लगता है उसको गोल्ड, उसके लिए उसको पता है यार कभी भी यूज पड़ सकता है। अब जिसकी उम्र 25-30 साल है वो थोड़ा बहुत लेके रख सकता है। उसको पता है मेरे पास 25 साल है, 20 साल है होल्ड करने के लिए, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसे की, तो वो कर सकता है। बाकी रिस्की है। तो अभी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या एसेट क्लासेस बेस्ट लगती हैं कि एक बंदा उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करे तो अच्छा रिटर्न इन सारी वैसे तो हर एक में लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न मिल जाता है, बिल्कुल। बट जनरली अगर आपको उनको नंबर करना हो कि टॉप ये है, सेकंड ये, थर्ड है, तो क्या होगा? देखिए इस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से मैं कहूँ, लिक्विडिटी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में अच्छा पोर्शन गोल्ड का रखना चाहिए। मतलब कितना परसेंटेज आप ऐसे आप बताओ? ये मान के चलिए अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% गोल्ड में रखना चाहिए। ओके। आपको 25% निफ्टी 50 कहते हैं, जिसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 में रखना चाहिए। जो टॉप 50 कंपनी, अगर कोई खत्म भी हो गई कंपनी तो निफ्टी अपने आप से वो 50 कंपनी जो टॉप होंगी वो टॉप पे रखेगा। आपका पैसा स्टेबल है, आपको 13-14% मिलेगी ही मिलेगी लॉन्ग टर्म में देख के चलेंगे तो। ठीक है। ठीक है। और आपको 20 से 25 मुझे लगता है रियल एस्टेट में जरूर लगाना चाहिए। रियल एस्टेट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स, मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ फ्लैट्स वगैरह के, और मैं लैंड्स में, इस चीज़ों में ज़्यादा, जिसमें ज़मीन से आपको पता है मेरे पास ये, मैंने एक ले ली लोकेशन, एक जगह ले ली, एक मैप में एक जगह ले ली, अब वो ज़मीन आपके पास ही है। फ्लैट में आपने एक पोर्शन ले लिया, उसमें 200 फ्लैट है, एक आपने ले लिया, आप नेक्स्ट ईयर चेंज करा सकते हैं ना, उसकी एमिनिटीज चेंज करा सकते हैं। 5 साल बाद उसके यहाँ थर्मल वो स्विमिंग पूल, कुछ स्विमिंग पूल आ गया आपके पास नहीं आ गया तो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे जो रेंट, तो आपकी ऑब्सोलीट हो गई प्रॉपर्टी, आप चेंज नहीं कर सकते। आई एम अगेंस्ट थोड़ा सा फ्लैट पे करते हैं लोग, 10-10 20-20 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। श्योर। तो थोड़ा लैंड में रखिए, थोड़ा सा ये, और जो 10-20% बचा ना, उसका ना आपको ना इन्वेस्ट की जगह ना अपने आपको सेव करना चाहिए। आप अपना मेडिक्लेम करा के रखिए, इंश्योरेंसेस, टर्म इंश्योरेंस करा के रखिए, जिससे वो 75-80% ना आपको यूज ही ना करना पड़े हर बीमारी में। कई लोग ना कराते ही नहीं है, जब बीमारी होती है ना तो वही सोना बेच के करना पड़ता है। आपने देखा होगा मूवीज में आता है कि सोना बेच के अपना ये कराया, फिर लोग कहते हैं कि सोना बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो बट आप ऐसे करना नौबत ही ही ना क्यों? है। हाँ, तो आप 15-20% अपना मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, इन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखिए। और 5-7% में अपना बिटकॉइन, सिल्वर, ये सब चीजें जो आपका मनोरंजन के लिए करना है वो कर लो। अंडरस्टूड। अच्छा, कॉपर के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि कहने को तो लोग कह रहे हैं नेक्स्ट गोल्ड है, नेक्स्ट, क्या कॉपर की इतनी वैल्यू बढ़ रही है? कॉपर ना बहुत ज़्यादा अभी सुनने में बहुत ज़्यादा इसलिए आया है, एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई उसकी, और मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्रियल डिमांड से ना एक रेट में, आपने पीछे देखा है कॉपर बढ़ा भी बहुत है, और सिल्वर भागने के बाद अब नेक्स्ट लगा लोगों को, जैसे गोल्ड था पहले, गोल्ड हाथ में नहीं आता, लोगों ने सिल्वर लगा दिया, अब सिल्वर हाथ में नहीं आता तो उसने कॉपर पकड़ लिया। अब कॉपर बढ़ेगा तो है ही, मगर मुझे लगता है उसकी भी क्षमता है, वो इतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, मगर इतना नहीं बढ़ेगा। और आपको लगाना भी 10 जगह क्यों है, 2 चीजें पकड़ के बैठो ना, 10 जगह क्यों लगाना है, 2 चीज पकड़ के बैठो, क्यों अपना दिमाग। तो कोई कॉपर के बाद भी कोई बेट किसी मेटल में आ रही है क्या? कोई मेटल दिख रहा है कि नेक्स्ट? देखो लोग कह रहे हैं प्लैटिनम वगैरह, प्लैटिनम बढ़ा भी बहुत है,
मगर प्लैटिनम में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। अच्छा। आप ये समझिए, कॉपर का आप ETF या MCX में आप उस तरह कर सकते हैं, राइट। प्लैटिनम नहीं कर सकते। प्लैटिनम फिजिकल होल्ड कैसे करेंगे? और हम ज्वेलर से भी कोई बोलता है ना प्लैटिनम चाहिए, तो हमारे पास भी रॉ प्लैटिनम की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है क्योंकि यूज बहुत कम आता है। प्लैटिनम बहुत बड़ा भी है और वो भी बढ़ेगा। देखो जो मेटल्स है ना, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं इसे, चाइना ने जब से एक्सपोर्ट बंद करा ना, तो रेयर अर्थ मेटल्स के बहुत प्राइस बढ़ गए हैं और सारा कंट्रोलिंग पावर चाइना के पास है। और चाइना चाहता है मेरे पास, वो कभी भी डंप कर देगा। और जिस दिन वो एक्सपोर्ट खोलेगा ना, जैसे $48 से $13 कब आई थी, जब चाइना ने एक्सपोर्ट बंद करके खोल दिया था। आप ये समझे, जिस दिन एक्सपोर्ट खोलेगा तो सब सब क्रैश हो सकता है। उसके हाथ में पावर है, सारी रिफाइनरी वो सब कुछ वही है रेयर अर्थ मेटल्स। तो वी आर वेरी डिपेंडेंट के उसके सब चाइना डिसीजन पे डिपेंडेंट है। क्या होना है उसका बिल्कुल डिसीजन। बिल्कुल, मैं आपको ये तो बोला, US और चाइना ने जिस दिन हाथ मिलाए उस दिन आपको 20 से 30 हजार रुपए करेक्शन मिल सकती है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है सबकी इकोनॉमी में, सब कंट्रीज की इकोनॉमी में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। आप ये समझिए ना, आपको 60 से 70% प्रोडक्ट, आप जितनी भी व्हाइट लेबलिंग की चीजें देखते हैं जो सब वहीं से आती हैं, सब अपनी अपनी कंपनियां लिखवा देते हैं। ट्रू। कि भैया XYZ मेरी कंपनी है, ये इसकी कंपनी है, ये इसकी, सब आ तो वहीं से रहा है। ईयरफोन, हेडफोन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई, सब यहीं पे नाम छप रहे हैं। आ तो चाइना के रहे हैं क्योंकि उनसे अच्छा काम करने की क्षमता, कॉस्ट इफेक्टिव तो कहीं नहीं है। अब देखिए ना, कैंटन फेयर अब लगेगा अप्रैल मार्च में, आधा इंडिया पहुंचा होगा नया बिजनेस करने। और आपको जून जुलाई में अगस्त में देखना कितनी नई ब्रांड्स खुलती हुई दिखेंगी। जून जुलाई अगस्त में आपको इतनी ब्रांड्स खुलती हुई मिलेंगी क्योंकि सब कैंटन फेयर का माल आएगा, सब अपनी व्हाइट लेबलिंग करेंगे, नई नई ब्रांड्स। शार्क टैंक में आप देखेंगे कितने फंडिंग लेने आते हैं, कितने चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं। बिल्कुल। इवन मुझे लगता है बोट के जो भी आपके स्पीकर्स वगैरह, जो भी सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है गंदा ही का माल मिलता है, अच्छा भी माल मिलता है। और सब लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बोट का आई एम नॉट श्योर कि वो चाइना से करते नहीं करते, मगर वो भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाइना से आ रहा है उनका भी। सो वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी रीसेल की बात करते हैं। एक तो क्या ज्वेलरी रीसेल करनी चाहिए, मतलब अनलेस एंड अनटिल आपके लिए कोई मुसीबत का काम ना हो, या जस्ट टू बाय न्यू ज्वेलरी आप ये सोचते हो कि रीसेल करना और फिर नहीं खरीदना, क्या ये एक सेंसिबल प्रोपोजिशन होता है? देखो, आपको मेन देखना है, आजकल ना ट्रेंड बहुत चल रहा है, ज्वेलरी ना रीमॉडिफाई करा रहे हैं। मतलब ज्वेलरी को, जैसे आपका एक सेट है, आप उसको बोल रहे हो भैया इस तरह का बना दो, उसको माला वाला करके एक नया तरह का लुक बन जाता है। एक तो वो चीज होगी कि आपकी ज्वेलरी भी बन गई और आपकी ज्वेलरी जो लॉकर में सड़ रही थी वो यूज भी हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज, आप ज्वेलरी दे के एक नई ज्वेलरी बना रहे हो। आप ज्वेलरी जो देंगे रीसेल में, आपका देखो मेन बात है, आपने बहुत पुरानी ली हुई है, तो बहुत पुरानी ली हुई है तो आपके दिमाग में है कि यार ये तो मैंने मम्मी के टाइम की है, दादी के टाइम पे, मेरी प्योर वाली है। वही वाली बात है, 60-70 प्योरिटी परसेंट। आप जब टेस्ट कराएंगे आपको मिलेगी 70% प्योरिटी, गलाएंगे उसको मेल्ट 65% प्योरिटी मिलेगी। तो आप कहोगे यार ये तो मेरी, आपका तो विश्वास उस पे ज्वेलर पे खत्म नहीं होगा जिससे लिया, आपने जिसको दिया वो बेचारा। मगर इसलिए कहता हूं मैं, आप कभी भी ज्वेलरी दे, कभी भी दे तो उसी को दे जिसके पास अपनी मेल्टिंग मशीन हो। अच्छा। ज्वेलर्स में मेल्टिंग मशीन हो तो आपके सामने मेल्ट कराया, टेस्ट कराओ आपके सामने। देखो क्या होता है, टेस्टिंग कराने से ना प्योरिटी नहीं पता चलती। जो पुरानी ज्वेलरी होती थी ना, आप ज्वाइनिंग्स होती थी ना, टांके से जुड़ी होती थी, कहते हैं ना टांका जुड़ा हुआ है, तो अब तो केडीएम वगैरह उससे, अब पहले टांके से जुड़ी होती थी। वो 10% 20% सोने के टांका होता था मजबूत करने के लिए, तो टांके से जुड़ी होती थी। तो जब हम गलाते हैं ना, तो 30 ग्राम का सोना है अगर सेट में, तो अगर 10 ग्राम का भी टांका है तो सोचो 10 ग्राम में तो 10% ही प्योरिटी है, तो एवरेज तो खराब हो ही गई ना। तो गलाएंगे तो आपके 5-10% टोटल में गिर जाएगी। तो हमेशा अपने सामने गलवाएं और टेस्ट करवाएं। पर अगर ज्यादातर ज्वेलर्स के पास कभी कभी नहीं होती है मशीन सोना मेल्टिंग की, पर वो आपको भेजते हैं साथ में कि आप जाओ अपने सामने करा लो, तो वहां पे क्या डिफरेंस है? मतलब कोई अलग चीज है वो कराना, या? देखो क्या होता है, कहीं के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मशीन लगी हो या ना हो, और उसने आपको भेज दिया, वो ज्वेलर गलत नहीं है, उसने बोला भैया अपनी आंखों के सामने कर दो, कल को आप ये ना बोल दो मैंने कुछ कर लिया। राइट। ठीक है, उसमें आप क्या करिए, एक कोठाली बोलते हैं जिसमें गलाई होती है, वो कोठाली पहले चेक करिए खाली है, उसमें कोई मेटल तो नहीं है। अपने सामने सामान डलवाइए, सिर्फ एक उसको कस्तूरी पाउडर उसको पाउडर बोलते हैं, वो डालेगा और कुछ नहीं डालेगा। मेल्ट करा के अपने सामने निकलवाइए। आपको मेन देखना है कोठाली खाली है ना, और जो सामान आपका जा रहा है ये तो नहीं कि 30 ग्राम आपने दिया और जाया गया 25 ग्राम 28 ग्राम 3 ग्राम उसके हाथ में चला गया। तो आपको मेन वही अपनी नजर रखनी है,
उसके बाद गला के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या यंग जनरेशन को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी यंग एज इन आई एम सेइंग 25 इयर्स 26 इयर्स के जो बच्चे होते हैं जो अभी अभी कमाना शुरू करते हैं, क्या उनको थोड़ा थोड़ा गोल्ड में, ज्वेलरी में, या गोल्ड के किसी आइटम में लाइक योर कॉइन्स एक्सेट्रा, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा है ना, उनकी सैलरी भी उतनी नहीं होती, तो क्या इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, या वो डिजिटल गोल्ड से ही शुरू कर ले या ETF से शुरू कर ले, बट दे शुड स्टार्ट यंग? कर रहे हैं। लोग का इंटरेस्ट अब गोल्ड में बढ़ गया है बहुत। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से गोल्ड सिल्वर ले रहा है अपनी क्षमता के हिसाब से। इसलिए आप देखो, अब ना पहले वाला 5 साल पहले का बताऊं, गुची, प्राडा, लोग लुई वुइटन, ये सब पे ज्यादा पैसे खर्चे। अब लेडीज भी बहुत समझदार हो गई हैं, आप कुछ पैसे इकट्ठे नहीं, गोल्ड ले लेती हैं। पहले होता था ये ले लिया, क्योंकि आपको पता है, आप ये फॉर एग्जांपल आपकी शादी है, आपने 5 लाख का लहंगा लिया शादी का, आप बेचने जाओ अगले दिन कितने रुपए मिल जाएंगे मुझे बस ये बता दो। पता नहीं, वो लेगा भी नहीं आपसे। मैं तो कह रही हूं, पता नहीं, वो लाख 10,000 रुपए नहीं देगा हाँ, आपको। वही। वो कहेगा भाई साहब मेरे को रखने की जगह नहीं है। आप वही 5 लाख की और वो jewelry, मेरे साइज का बना हुआ, सब कुछ मेरे हिसाब से बना हुआ, आप वो, मैं कह रहा हूँ, वो रखेगा भी नहीं। वो कहेगा भाई साहब स्टोरेज की जगह ही नहीं है मेरे पास, मैं आप पुराना माल कहां से ले लूं। और वो ही ज्वेलरी आप 5 लाख की अगले दिन ज्वेलर्स को दे दो, मेकिंग कटेगी ना बस, पैसे तो आपके खड़े हैं। इसलिए फेथ बहुत है यंग जनरेशन को, इसलिए फेथ बढ़ रहा है। अब लोग ब्रांड से ये सब भाग रहे हैं, उनको पता है डेड इन्वेस्टमेंट है। और मैं अभी भी कहूंगा, जो यंग मतलब लोग आप देख रहे हैं, आपको अपने ना फ्यूचर सेव करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा कोट है कि डोंट इन्वेस्ट टुमारोज मनी टुडे, इन्वेस्ट येस्टरडेज मनी टुडे। आप जो कल का कमाया हुआ पैसा है ना, वो आज खर्च करो। लोग टुमारो जो कमाना है उसे आज खर्च कर रहे हैं। EMI पे फोन लिया है, 1.5 लाख का फोन, EMI बन गई, खुश हो गए, यार ये तो किस्त जा रही है। अरे भैया तुम्हारी जेब में 50,000 है अभी। तो आप फ्यूचर को अनसेव करके चल रहे हो। गोल्ड आप रखिए, हेजिंग से बचेंगे, इन्फ्लेशन से बचेंगे। आपका गोल्ड 100% आपको इन्फ्लेशन बीट करेगा। अब देखो, लोग FD की बात नहीं करता हुए, पहले हमारे जमाने में सब FD करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब लोग, हमारे पेरेंट्स भी अब FD की बातें कम करते हैं। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। FD इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रही आपकी। आप आफ्टर टैक्सेशन अपने FD का देखिए, 7% में 30% माइनस कर लीजिए। आप करेंगे तो आपको 4.9% बचता है। 4.9% इन्फ्लेशन ही 7% है। आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड यंग ऑडियंस कर भी रही है और करना भी चाहिए। आप समझो, आपके बच्चों की भी तो शादी होगी कभी, आप भी तो बड़े होंगे, अपने वाइफ के लिए भी तो कुछ लोगे। आप समझो, आप इन्वेस्ट नहीं करा, आपने कुछ चीज ही दिला दी बाद में इस गोल्ड को लेके। क्या पता उस वक्त 3 लाख का हो, अब नहीं दिला पा रहे, मगर आपके गोल्ड तो है, उसको यूज करके अपनी चीज दिला दी। ट्रू। तो अगर मेरे पास लेट्स से अभी आज 4-5 लाख रुपए हैं, तो मैं, आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? अगर मुझे गोल्ड, सिल्वर, मे बी कॉपर, अगर आपको लगता है तो कैसे डिवाइड करूं मैं ये 5 लाख रुपए? अगर मुझे इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अभी रखना है, हो सकता है मैं आगे चल के खर्च कर पाऊं, पर अगर मेरे पास ये अभी पैसे, तो मैं इसको वाइजली किस चीज में डालूं? देखो, मेन बात है, आपको यूज भी करना है, उसको शो ऑफ भी करना है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड लेके रखिए, 5 लाख 7 लाख पूरे उसका गोल्ड लेके। अगर आपको देखो यूज भी करना है, 2-5% 10% मेकिंग भी चलेगी, आप ज्वेलरी लेके रखिए। गोल्ड ज्वेलरी को बना के रखिए, आप पहन भी तो सकेंगे, उसे यूज भी कर सकेंगे, दिखावा भी होगा, सब चीजें होगा, आना जाना, एक लाइक फैशन भी है। और आपकी वो मेकिंग खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। आप 1 साल बाद देखेंगे, आपको मेकिंग का पता ही नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो गोल्ड बढ़ चुका होगा। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही देखनी है तो गो फॉर गोल्ड कॉइन्स बाहर से सब। अच्छा, मुझे बात बताओ, आपने जैसे अभी रीसेल की बात की, जब हम ओल्ड ज्वेलरी वापस करते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स बस या फ्रॉड हो सकते हैं हमारे साथ? मतलब यही हो सकता है कि उसकी प्योरिटी का हमें, जैसे आपने कहा कि मैं कह रही हूँ यार मैंने तो प्योर खरीदी और ये निकले नहीं, या उस पे ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे जैसे 22 KT लिखा है पर वो है नहीं, वो कुछ और मिक्स्ड है, या कोई मिक्स निकलती है? किस तरीके के वापस करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं? 70% यही होता है, 22 KT लिखा होता है, 22 KT नहीं होता, क्योंकि वो हॉलमार्क भी नहीं है, HYD भी नहीं है। पहले 2 ही डेफिनेशन चलती थी, 22 KT और 23 KT। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 22 KT आपका 70% जो सोना होता था ना पहले, उसको लिखा जाता था, और 23 KT जो 80-82% होता था उसको लिखा जाता था। तो अगर मेरा 20 कैरेट है लेट्स से, उस पे भी 22 लिखा होगा? मैं 70% ज्वेलर्स पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, आप ये समझिए कि आपने ली कहां से ज्वेलरी। आप कहीं ज्वेलर से शुरू से 22 कैरेट बेच रहे हैं जब किसी को पता भी नहीं था। अब कहीं ये बनाती 70% में 80% का 22-23 लिखा हुआ है, और आपने तो सोचा हुआ है यार मेरे तो 23 कैरेट है, प्योर की है। 23 कैरेट इज लाइक 96% ज्वेलरी बन सकती है 96% में, बन ही नहीं सकती।
सिर्फ बैंकॉक वगैरह में जाते हैं ना, आप हांगकांग जाएंगे तो वहाँ 24 कैरेट की कुछ गोल्ड वगैरह ज्वेलरी मिलती है, बाकी ज्वेलरी नहीं बनती, फिजिबल ही नहीं है 22 से। इवन दुबई वगैरह में नहीं बनती? प्योर की चेन्स वगैरह बन जाती है 24 कैरेट की, बाकी 22 ही चलता है। आप ये समझिए, अब हमने 24 कैरेट का कड़ा बना दिया ना, वो बुनने लग जाएगा, सॉफ्ट बहुत होता है गोल्ड, तो वो बनती नहीं, अलॉय मिक्स करना ही पड़ता है। 92% में 8% अलॉय करेंगे, 75% में 25% अलॉय करेंगे, तो अलॉय मिक्स करना ही पड़ेगा आपको। और बात क्या कर रहे थे हम बात, कि किस तरीके का मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, या फ्रॉड तो इज नॉट द राइट वर्ड, बट चीट कैसे आप हो सकते हो अगर आप ये यू नो ओल्ड। मेन बात है क्योंकि आपको ना बेसिकली बंदा क्यों कहता है कि यार मुझे वैल्यू मिल जाए उसकी, राइट, और जब वो नहीं मिलती ना तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मैं सोचा था इसके मुझे 3 लाख मिलेंगे पर मुझे तो सिर्फ 2.5 मिले। तो वहां पे इतना मिसमैच जब होता है, ये चीज डिसअपॉइंटमेंट से कैसे आप थोड़ा सा। कस्टमर को ना हमेशा देते वक्त ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि सामने शॉपकीपर आपको एस्टिमेट आइडिया बता रहा है, आप उस पर दे आए। वो एस्टिमेट आइडिया टेस्टिंग कराएगा, 70% आ रही है, उसको पता 5% टाका वगैरह होगा, मैं तो 60% में आपसे ले लूंगा, ठीक है, 5% आपको नुकसान होगा। आप बोलो भैया 60 नहीं 58 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो मेल्टिंग करा दो। अच्छा मेल्टिंग के बाद ही करो आप जो भी। आपको भी फायदा है, दुकानदार को भी फायदा है उसमें। कई बार दुकानदार को भी चोट लग जाती है, वो एस्टिमेट लगा के बैठता 65 है, देता 60 और निकला 55। बहुत बार मेरे साथ हुआ है, मैंने घर का सामान थे कहीं रिश्तेदारों के, मैंने कहा चलो, अब वो भी विश्वास करते हैं सामने वाला, हम भी, मैंने बता दिया 60% से पैसे 62% से, गला के बैठे तो 55%। आप क्या कर लोगे, आप उनको बोल नहीं सकते। आपने जिस कस्टमर को बोल दिया 62% के पैसे, आप उसको ये तो नहीं बोल दोगे उसके जाने के बाद में 55% है, तो उसमें शॉपकीपर का भी नुकसान है। तो आप गला के लीजिए, दोनों तरफ सेफ रहेंगे, और आपको पता है कि मेरे कितनी प्योरिटी है। अंडरस्टूड। अच्छा ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदना कितना सेफ है? देखो, ऑनलाइन ज्वेलरी आप ब्रांड से खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, कोई मतलब आपको 15 डेज रिटर्न भी है, एक्सचेंज भी है, सब चीजें हैं। ये आजकल जैसे इंस्टाग्राम फैशन है भाई, इतने ज्वेलर्स इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप खरीद रहे हो, किसी का समझ नहीं। अब जैसे आपने कहा बहुत बाय 2 बाय 1 वाली स्कीमों वाले भी हैं, कुछ ऐसे ज्वेलर्स हैं जो 1% मेकिंग चार्ज में इतने अच्छे प्राइसेस दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे बहुत है, मतलब मैं अभी नाम भी ले सकती हूँ उनके, तो नहीं, तो नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, तो एक्सपोज हो जाएंगे। 1% 0% आपको समझिए ये ट्रैप है, ये आपको ही ये तो समझना आपने पड़ेगा, बता दिया। ये कस्टमर को ही समझना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन 1% 0% में मिल रही है तो आप अपने आप को ही फंसा रहे हो। नहीं, पर चलो मैं कहती हूँ ऑनलाइन, ये चलो ये ट्रैप वाली चीजें तो चलो हमें समझ आ गई, बट कोई ऑनलाइन ज्वेलरी बेच रहा है एज अ ज्वेलर, हाउ डू यू नो इट्स पहले पैसे मत दो ना, सामान आने दो पहले। ऐसा होता ही नहीं है। तो आप उसको बोलो घर पे दिखाओ भैया, लुक एंड फील कराओ। अब इतना ट्रेंड बदल गया है, आप विश्वास वाले से लीजिए। आपने एक बार ट्राई करा हुआ है, आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ने ट्राई करा हुआ है, किसी ने करा हुआ, तो आप विश्वास कर सकते हो उस पर, है ना। हम भी अब अपनी ब्रांड्स का चाहते हैं, तो हमारे वर्ड मतलब किसी फ्रेंड्स ने लिया हुआ है, फ्रेंड्स के फ्रेंड ने लिया हुआ है, और एक आदमी की प्रेजेंस भी पता चल जाती है, यार इसकी यहाँ पे इतनी रीच है, एक ट्रस्टेड पता चल जाता है, ट्रस्टेड बंदा है, हॉलमार्क भी है, सर्टिफिकेट वाला भी है, सब कुछ है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपको प्रूफ ही नहीं दे रहा कोई, और आपका ट्रस्ट भी नहीं है, तो आप कैसे ले लोगे? आप उसको बोलोगे ना भैया एक बार लुक तो करवा दो घर पे, आजकल सर्विस दे रहे हैं लोग, घर पे भेजते हैं सामान, आप ट्राई कर लो, नहीं पसंद है वापस चले जाएगा। और अब एक चीज और बदल गया, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, मैंने जो फील करा। पहले क्या होता था, कैरेट लेन वगैरह ये सब साइट हैं, ये 20,000 25,000 15,000 के प्रोडक्ट बहुत बिकते थे, और ले भी लेते थे लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, डर भी नहीं लगता था। अब वही 20-25,000 के प्रोडक्ट 50-60,000 पहुंच गए हैं। ऑफ कोर्स। अब वो 60,000 देते हुए ऑनलाइन बड़ा डर लगता है कि यार पता नहीं कैसा हो, मजा आए ना आए, चाहे वो बोल रहा है आपसे रिटर्न विटर्न, मगर आपके दिमाग में रहता है यार रहने दो, छोड़ो, वहीं जाके देख लेंगे। दिमाग में 100% ये रेट बढ़ने से ना, एक 25,000 की चीज 50-60,000 की वैसी हो गई है। अब उससे हल्का लोगे क्या, वो वैसी इतनी लाइट चीजें देते हैं। ट्रू। तो ऑनलाइन थोड़ी सेल कम भी हुई है, और ऑनलाइन अगर आपको लेनी भी है तो आप अपनी जो भी हॉलमार्क इन सब चीज़ों की है पहले फुलफिल करिए। ये सब चीज़ें आपका शॉपकीपर आपको दे रहा है, पक्का बिल दे रहा है, जीएसटी 3% के साथ दे रहा है, जीएसटी बिल में उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और जीएसटी 3% होना चाहिए, एचयूआईडी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। भैया 5,000 रुपये की चीज़ नहीं ले रहे हो, 50,000 5 लाख की चीज़ ले रहे हो। तो बिल में क्या क्या चीजें चेक करें, एक बारी वो भी आप चेकलिस्ट बता दो, एक बारी कोई बिल ले ही रहे हो जब आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल तो बिना बिल के ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, उसमें कस्टमर को घाटा है और नुकसान नहीं है शॉपकीपर को। मैं ज्वेलर्स भाइयों के बताना चाह रहा हूँ, उनके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हर ज्वेलर्स बिल देने को तैयार है ज्वेलरी का। ये गलत है कि वो ज्वेलरी का बिल देने को तैयार नहीं है, हर ज्वेलर बिल देने को तैयार है, कस्टमर ही अपना वो करता है प्रोवोक, और कई ज्वेलर्स उसमें वो हो जाते हैं कि यार चल ठीक है।
आप ये समझिए कस्टमर को, अब कई लोग तो व्हाइट का ऐसा ब्लैक कर देते हैं अपना, कहते हैं भैया मैं कैश निकाल के दे दूंगा, 3% नहीं लगना चाहिए। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, 3% बचाने के लिए अपना सब सिस्टम खराब कर रहे हो। ज्वेलर्स को क्या घाटा है, कुछ भी घाटा नहीं है, उसको तो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, वो आपसे लेगा, उसको तो जमा, उसको तो जेब से कुछ जा नहीं रहा, वो तो आपसे ले रहा है। आप बिल लीजिए, इससे सेफ रहेंगे आप, कभी भी रिटर्न आएगी कुछ भी होगा तो आप खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत, इंश्योरेंस भी आपका आराम से होगा, कल को कोई दिक्कत हो, आपका बिल तो है। बिल के बिना ज्वेलरी मत लीजिए, उसमें एक प्रूफ रहता है, अगर ज्वेलर्स ने गलत किया तो आप खड़े हो सकते हो। कच्चे में तो वो नाट जाएगा, आप क्या कर लोगे, उसके बाद तो रफ लिखा हुआ है वो। तो बिल में सबसे पहले चेक करने चाहिए जीएसटी नंबर, आपके जिससे ले रहे हो उसके जीएसटी नंबर आप ऑनलाइन चेक करिए, उस नंबर बंदे का ही है ना। और दूसरी चीज चेक करनी चाहिए, जीएसटी 3% लगा हुआ है, उसने आपके 18 कैरेट 22 कैरेट मेंशन करा हुआ है, कि पता चला दे रहा वो 18, बिल दे दिया 22 का, तो 22 उल्टा भी हो जाएगा। मतलब उल्टा आपको ही ज्यादा देखना हो चाहिए सकता है। कि आपको जो दे रहा है वो वही सब है, लिखा हुआ है। मेकिंग प्रॉपर मेंशन है, मतलब डिटेल्ड होना चाहिए। कई लोग पूरा लिख देते हैं कि इंक्लूसिव मेकिंग, 1 लाख का सामान दे दिया, अब जब देने जाओगे तो आपको वो बोलेगा भैया आपने तो उस वक्त 5% में ली, वो बोलेगा नहीं 20% काट के लूंगा, मेकिंग 20% ली थी आपने, अब इसमें बिल में लिखा तो है आपने 5% ली है। तो सब चीजें, ये सब चीजें जरूर देखनी चाहिए बिल में। पर क्या हम इस ज्वेलरी से कुछ पैसिव इनकम भी कर सकते हैं? क्या मैं उसको कहीं जैसे ब्याज पे लगा सकती हूँ, कुछ ऐसे कर सकती हूँ कि इससे कुछ पैसिव इनकम हुए? नहीं, ज्वेलरी में आप पैसिव इनकम तो नहीं कर सकते, मगर ज्वेलरी के अगेंस्ट आप अपना लोन ले सकते हैं, मुठोत और ये सब चीजों से आप लोन लेके अपना इनकम स्ट्रीम दूसरी शुरू कर सकती है। आप उससे नहीं कमा सकते, मगर जो आप उससे पैसा उठा सकते हैं उसके थ्रू आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास लैब ग्रोन डायमंड्स की भी डिमांड आती है अब? लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड आती है, मगर मैंने जो गौर किया है पहले से कम हो गई है। अच्छा। तो लैब ग्रोन डायमंड, मतलब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लैब ग्रोन डायमंड है क्या। ये 400-500 कैरेट रुपए कैरेट ना एक सीड आता है, जो हम 20,000 50,000 कैरेट बिक रहा है बाजार में, 400-500 रुपए कैरेट एक सीड आता है, सीड बोलते हैं लैब ग्रोन सीड। सीड को मशीन में रखते हैं, मशीन हीट देती है, हीट से वो 10 दिन 15 दिन में बड़ा हो जाता है। जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना बड़ा कैरेट का पीस निकलता है। फिर जब बड़ा हो जाता है, जो सेम नेचुरल डायमंड का प्रोसीजर है कटिंग पॉलिशिंग का, वही सेम इस पे यूज होता है। समझ लो जो एक वो बन गया पत्थर, तो वही सेम नेचुरल के पत्थर के बाद जो दोनों में प्रोसीजर होता है कटिंग पॉलिशिंग का, वही प्रोसीजर होता है। Got it. आप ये समझिए 400 रुपए कैरेट के सीड में सिर्फ खर्चा क्या है, बिजली का, मशीन की डेप्रिसिएशन का, लेबर कॉस्ट का, कोई खर्चा नहीं है। अब शुरू में 1 लाख रुपए कैरेट लैब ग्रोन आया, उसका 50,000 हुआ, 20,000 हुआ। क्यों हो रहा है ये कम? ये इसलिए हो रहा है, आपने मशीन ली थी 2 साल पहले, आपका खर्चा निकल गया, मैंने लिया अभी, आप तो सस्ते में बेचोगे, मुझे तो अभी खर्चा निकालना मशीन का। मशीन बहुत महंगी आती है, सिक्को की मशीन आती है जापान की, वो मशीन बहुत महंगी आती है, उसका डेप्रिसिएशन खर्चा इतना है। तो ये स्टेबल नहीं है रेट्स, नेचुरल स्टेबल रहेंगे। इसमें तो सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत है, जितनी सप्लाई होगी इतने प्राइस गिरते जाएंगे। आप भी समझिए 13-13 हजार रुपए कैरेट में धक्के खा रहा है लैब ग्रोन। तो लैब ग्रोन जिसको पहनना है शौक के तौर पे पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, रीसेल नहीं है, दिमाग में बर्डन लेके मत चलिएगा कि मेरी रीसेल होगी। अगर कोई दे भी रहा है तो वही वाली कहानी है, वो 13,000 का को 50,000 का बेच रहा है पहले, फिर बोल रहा है 30% काट के ले लूंगा। उसने तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख ही लिए ना। आप खुश हो गए कि 30% काट के ले रहा है, मेरे से बायबैक ले रहा है, अरे वो दे भी तो आपको 50,000 रुपए कैरेट कर रहा है, 40,000 रुपए कैरेट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि आपको फैशन के लिए जाना है तो शौक पूरे करने, आजकल यंग ऑडियंस है तो 2-2 कैरेट के कान के ले लिए, आप ये अंगूठी बनवा ली, तो वो आपका रीजनेबल काम हो जाएगा। अगर आपको एक वेल्थ के तौर पे लेना है कि मेरी एक एसेट है, इट्स अ एसेट, तो एसेट के लिए नेचुरल ही है, लैब ग्रोन नहीं है। पर जैसे पीछे जो बहुत बज हुई थी कि ओवरटेक कर जाएगा नेचुरल को, और जैसे आपने कहा कि जैसे पोल्की में आपने कहा ना कि वो फैलावट है, कम पैसे हैं, ज़्यादा है, लैब ग्रोन में भी सेम एज पॉइंटर्स प्रॉपर आपको 0.5 वाले सारे सेट्स मिल जाते हैं। तो ये लोग कहने लगे थे कि टेक ओवर कर जाएगा, क्या ये आपको सिनेरियो दिख रहा है अब? मतलब गेम चेंज हुई है या? मुझे शुरू में तो लगा था कि कर रहा है, अब मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूँ कि नेचुरल बहुत बढ़ गई है सेल दोबारा से। अब लोगों को समझ आने लग गया है कि वो मेरे पैसे मट्टी हैं। आप ये समझे, मैंने लाख रुपए के कान के बना लिए तो मेरे को सिर्फ उसमें सोने के पैसे ही मिल रहे हैं, उसमें आपके नेचुरल डायमंड में आपको पैसे खड़े हुए हैं। कि उसको पता है मेरे इंडियन मेंटालिटी क्या है, यूज एंड थ्रो मेंटालिटी नहीं है यहाँ पे। वो यूएस की मेंटालिटी है, यूज एंड थ्रो।
उनकी तो एक शादी हो रही है फिर दूसरी हुई, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्टरिंग बनती रहेगी उनकी। उन यहाँ पे तो आप अपनी वाइफ को देंगे तो आपका पहला ही एक इमोशन जुड़ा है, मैं क्यों लैब ग्रोन दूंगा यार, मैं शुरू से अपनी शुरुआत करूं अपनी जिंदगी के नकली डायमंड से थोड़ी शुरू करूंगा। उसके इमोशन है, आप समझिए, उसके दिमाग, वो उस वक्त दिमाग वो नहीं लगा रहा कि ये है वो है सेम दिखते हैं, उसके दिमाग में ये है कि भाई मैं नेचुरल दूंगा। अभी भी हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इंडियन में, मेंटालिटी अभी भी इमोशन के साथ ही है। आप सेकेंडरी आपको पहली चीज तो आप सॉल्टर नेचुरल ले पहली, उसके बाद आपको कभी कुछ लेना है तो आप लैब ग्रोन ले सकते हैं शौकिया तौर पे, कोई घाटा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं ये नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा रहा हूं लैब ग्रोन गंदा है ये है वो है, मैं ये कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है, फैशन के हिसाब से बढ़िया। अच्छा, बिफोर आई रैप अप, मुझे एक क्वेश्चन ना पर्सनली आपसे पूछना है कि समहाउ ना मेरे फ्रेंड सर्कल और मेरे भी दिमाग में ये बात है कि देयर इज समथिंग प्योर अबाउट दुबई ज्वेलरी, ऐसा दुबई गोल्ड ज्वेलरी, ऐसा कुछ है क्या कि दुबई की ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी जो है वो बेटर प्योरिटी होती है या एकदम एकदम मतलब परफेक्ट होती है, यहाँ पे लाओ उसका कुछ कटता नहीं है, सब मिलता है, मतलब देयर इज दिस थिंग इन आवर माइंड, क्या ये सच है क्या? देखो आप ये समझिए 92% सोना अगर आप दुबई से ले रहे हैं इंडिया से ले रहे हैं तो 92% उसमें भी है इसमें भी है, प्योर वाला कुछ नहीं है, वो हमें सिर्फ कलर की वजह से लगता है। उनका गोल्ड ज्यादा येलो होता है, हमारा कम होता है, बहुत शाइनी होता है। जो अलॉय है ना उनके में जिंक ज्यादा यूज होता है, तो अलॉय का फर्क है। यहाँ पे इतना येलो पसंद नहीं करते हैं, आप वो 8% की प्रोपोर्शन यहाँ पे उनकी तरह ले लेंगे तो यहाँ पे भी गोल्ड उस तरह से बनने लग जाएगा, मगर यहाँ बहुत शाइनी पसंद नहीं करते हैं। अलॉय का फर्क है, 92% सोना वहाँ का हो यहाँ का हो, इंडिया तो बना नहीं रहा, रिफाइन तो इंडिया कर नहीं रहा सोना, सब स्विस से इधर से ही आ रहे हैं सोना, उनके पास भी वहीं से आ रहे हैं, तो बस अलॉय का फर्क है, सेम है प्योरिटी। 22 कैरेट उनका है तो हमारा भी 22 कैरेट सेम ही, तो 22 हो वहां हो यहाँ हो 24 हो, सब सेम है, मतलब है, नो बस डिफरेंस। ज्वेलरी के कलर का, अलॉय का, रोडियम का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं। अच्छा, ऐसा भी क्यों होता है कि जो इटालियन या ज्वेलरी या दुबई में ज्वेलरी बनती है उसकी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग हमारे से इतनी बेटर क्यों होती है कुछ चीजों में, स्पेशली जब हम ब्रेसलेट्स एंड अच्छी डिफरेंट क्वालिटी चेन्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनली चल रहे होते ये हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। दुबई की ज्वेलरी में, दुबई पहली बात तो अपनी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, हाँ, कुछ सब आता है, हाँ, सब आता है, वो खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं है। इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं जो वहां बेच रहे हैं, राइट वहां शेख लोग नहीं बेच रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी है वही आपको बेच रहे हैं। राइट। वहां पे पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया में क्यों ऐसी ज्वेलरी डिजाइनिंग नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सबको 0%, 1%, 2%, 3% में चाहिए। अब वो 1-2-3% वाला वो कहाँ से देगा? वहां पे आप जाओ 20% के नीचे 15%, 20% है, अब यहाँ दो 15%, आपको बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। अच्छे शोरूम पे जाओ जो अच्छे, आज भी आप पूछा मानिए करोल बाग में जाएंगे, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, कि अच्छे ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी अच्छी ज्वेलरी है, वो लड़ नहीं रहे 2-3%, 4%। कई ज्वेलर्स जो पुराने पुश्ते नहीं है, जितने भी जो लड़ रहे हैं ना 2-3% वाले हैं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं ये सारे 1-2 साल 3 साल वाले हैं। आप कोई भी ज्वेलर 40 साल के जो 30 साल से 20 साल से हैं, आप मुझे वो बता दीजिए वो 1-2-3% में लड़ रहा हूं, क्योंकि उसे अपना नाम प्यारा है, उसे अपना नाम, वो अपने नाम के साथ वो नहीं करेगा कि यार 30 साल की 20 साल की जो दादा परदादा की सब चीजें हैं वो जीरो हो जाए, वो उसका नाम बहुत प्यारा है। कोई भी आप ज्वेलर ले लें, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आपके शो पे आप 1-2-3% वाले वो ज्वेलर नहीं है, 1-2-3%, 0% वाले वही ज्वेलर हैं जो बच्चे अभी 1-2 साल 3 साल से कर रहे हैं। जल्दी पैसा कमाना है, गलत तरीके से कमाना है। 3% वाले में गलत नहीं कह रहा हूं, मगर वो डिजाइनिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो 1-2% का माल 3% में बेचना, वो डिजाइनिंग नहीं मिलेगी। वो डिजाइनिंग आपको तभी मिलेगी, आपको मेकिंग खर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। पर हमारी ऑडियंसेस जो हैं, जो इंडियन ऑडियंस है, पॉपुलेशन है, क्या फिर वो परसेंटेज भी बहुत कम होगा जो ऐसी डिजाइनिंग चाहती होगी? मे बी तभी 1-2%, 3% मेकिंग वाली चीजें ज्यादा बिक जाती हैं, क्योंकि आई थिंक हमारी जो अक्सर ज्यादातर जनता, उसको ट्रेडिशनल चीजें पसंद ज्यादा आती होंगी मे बी। बट मैंने ये चीज अक्सर देखी कि मैं वहां जाके मुझे शायद मोर देन द क्वालिटी, आई थिंक द डिजाइनिंग अपील्स कर जाती है वहां पे, कि ऐसे ऐसे डिजाइन होते हैं जो मैं यहाँ नहीं देख पाती हूँ। एंड डिजाइनिंग देखो, आपको हर, वो कहते हैं ना, चीनी डालो मीठा होगा। आप मेकिंग चीनी की तौर मतलब डालना ही नहीं चाहते तो आपको डिजाइनिंग बढ़िया नहीं मिलेगी। आपको डिजाइनिंग चाहिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, जैसे यहाँ क्योंकि पे बनने में भी मेहनत लगती हर है। इटालियन डिजाइन का यहाँ पे बिल्कुल, मेकिंग इटालियन 20-25% है। बिल्कुल, इटालियन ज्वेलरी लीजिए, आपको 18, 20, 15, देखो
सबका अपना पेट होता Of है, course. आपको सबको अपने घर पैसे लेके जाने हैं। मेन बात है, अब वो सोचो 15 में खरीद रहा है या बनवा रहा है, आप उसको बोलो वो 3 में दे देगा, वो कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल नहीं है। वो रखेगा ही नहीं सामान, उसको पता मेरी ऑडियंस ही 3% खरीदने वाला सामान है, तो रखेगा ट्रेडिशनल ज्वेलरी। ट्रू। चलो ऑन दैट नोट ईशू जी, थैंक यू सो मच। आपने काफी सवाल थे जो आई थिंक ऑडियंसेस के भी और मेरे भी एज अ वुमन बायर जो गोल्ड खरीदती है, काफी क्लियर करें। और देखो अभी तो हम सबको गोल्ड महंगा लग ही रहा है, बट अब मुझे लगता है कि जब जितना मैं एक्सपर्ट्स को सुनती हूँ, अगले महीने आप मुझे बुलाओगे तो ये सस्ता लगेगा आज वाला गोल्ड। मैं वही कहने वाली थी कि अब शायद अगर हम कुछ महीनों बाद फिर से कुछ करते हैं इस पॉडकास्ट में या कुछ नई बात करते हैं, तो फिर ये लगेगा यार इस बार ले लिया होता तो शायद अच्छा था। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि आप भी अपनी बाइंग जो है सोच समझ के कीजिए। जैसे इन्होंने कहा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, चाहे वो खरीदने के समय हो चाहे वो स्टोरेज के समय हो। थोड़ा सोच समझ के अपनी गोल्ड बाइंग को देखिए, और गोल्ड इज एन एसेट जो आपको हमेशा रिटर्न देके ही जाएगा। अब हम गोल्ड कम तो प्राइसिंग कर नहीं सकते हैं, जो हालात चल रहे हैं जैसे वैसे ही होने वाला है। ट्रम्प की फोटो है, उसको बोल सकते हो। क्या बोलूं उसको? आज एक रील चल रही है, हाँ। तो उसमें एक कस्टमर आता है, वो कहता है भैया गोल्ड के प्राइस सही कर दो। हाँ। तो कहता है भैया मैं तो नहीं कर सकता, एक आदमी जरूर है जो जरूर कर सकता है। वो ट्रम्प की फोटो दिखाता है, कहता है इनको बोल दो ये गोल्ड के प्राइस कम कर दीजिए। तो ट्रम्प जी कर दीजिएगा काम। भारतीय में बहुत सारी जनता है जो खुश हो जाएगी। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हैं गोल्ड को लेके, बाइंग को लेके, आगे कैसे होगा फिजिकल डिजिटल, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम कोशिश करेंगे जितने सवालों के जवाब दे सके, और अगर नहीं दे सकेंगे तो वील ट्राई एंड डू अ पार्ट 2, और वही क्वेश्चंस हम वापस ईशू जी से पूछ सकते हैं, जिससे आपको बेटर आंसर्स मिल सके शायद, और थोड़े डिटेल्ड आंसर्स मिल सके। आज के लिए इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप ऐसे गेस्ट्स को नहीं सुन पाएंगे, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, आप नहीं जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको जरूर शेयर कीजिएगा हर एक बंदे के साथ, क्योंकि सबको ही अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड खरीदना है, कभी ना कभी उसकी यूजेज करनी ही पड़ेगी। तो ये प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझी क्या।